सूर्यास्त के समय सुवर्ण महल के कक्ष में महाराज शौर्य सिंह अपनी प्रिय पत्नी रानी वसुंधरा के पास बैठे थे। महल के पत्थरों पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती थी और कमरे को एक स्वर्णिम आभा से नहला देती थी। महाराज का चेहरा गर्व और प्रेम से दमक रहा था। वसुंधरा की गोद में उनका पहला पुत्र राजकुमार वीरेन शांति से सो रहा था। महाराज ने रानी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं कितना नसीब वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी रानी मिली, जिसने मुझे एक महान पुत्र दिया। महाराज की आंखें चमक रही थी। एक ऐसा पुत्र जो आगे चलकर मेरी राजगद्दी को संभालेगा और एक ऐसे शक्तिशाली राज्य की स्थापना करेगा जिसके ऊपर किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होगी। रानी वसुंधरा मुस्कुराईं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर थी जो उनकी आंखों में छिपी थी। उन्होंने अपने पेट पर हाथ फेरा जहां उनका दूसरा बच्चा पल रहा था। महाराज ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा यह दूसरा पुत्र भी अपने भाई की तरह ही बहुत शक्तिशाली बनेगा। रानी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन महाराज, अगर पुत्र के स्थान पर पुत्री हुई तो? महाराज हंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने हमारे राजगुरु से पूछा है, जो किसी को देखकर उनका भविष्य बता सकते हैं। तुम्हें तो याद ही होगा। महाराज ने रानी का हाथ थामते हुए कहा कि हमारे बड़े पुत्र की भविष्यवाणी भी तो उन्हीं ने की थी और उनका भविष्य आज तक कभी गलत नहीं हुआ है। रानी वसुंधरा ने गहरी सांस ली। तो क्या उन्होंने यह भी कहा कि हमारा यह दूसरा पुत्र भी आगे चलकर एक महान योद्धा बनेगा? महाराज कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने आत्मविश्वास से भरकर कहा, अरे नहीं रानी साहिबा, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, पर यह मेरा बेटा है, एक महान राजा का महान बेटा। उनकी आवाज में गर्व झलक रहा था। यह हो ही नहीं सकता कि यह मेरे जैसा ना बने। महाराज रानी के माथे पर एक प्यारा सा चुंबन देते हैं। अरे रानी साहिबा, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? अगर यह योद्धा ना बन पाया तो हमारा बड़ा बेटा है ना, वो सब संभाल लेगा। अब तुम सो जाओ और इस पर चिंतित ना हो। रानी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, मानो वो कुछ जानती थी जो महाराज नहीं जानते थे। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और आंखें बंद कर ली। 1 महीने बाद एक भव्य तारामय रात में, जब आकाश में असंख्य तारे जगमगा रहे थे, महल में एक नवजात बालक के रोने की आवाज गूंजी। रानी वसुंधरा ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया था। महाराज शौर्य सिंह अपने दूसरे पुत्र को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। बच्चे की नन्ही आंखें उन्हें किसी गहरे समुद्र की याद दिला रही थी और रहस्यमय, इसका नाम धीरज होगा, महाराज ने घोषणा की, क्योंकि यह धीरज और साहस के साथ जीवन का सामना करेगा। रानी ने अपने छोटे पुत्र को देखा और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा। उनके मन में एक विचित्र विचार आया, क्या यह बालक वाकई वह बनेगा जो उसके पिता चाहते हैं, या फिर कुछ और, कुछ विशेष? 8 वर्ष बीत गए। राजकुमार वीरेन अब 13 वर्ष के हो गए थे, एक सुंदर बलिष्ठ किशोर जो अपने पिता की तरह ही वीर और साहसी था। वह युद्ध कौशल में निपुण हो चुका था और अपनी उम्र के किसी भी युवक से कहीं अधिक ताकतवर था। महल के प्रांगण में वीरेन तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनके चारों ओर सैनिक घेरा बनाकर खड़े थे, उनकी वीरता से प्रभावित। राजकुमार सच में कितने ताकतवर हैं, एक सैनिक ने दूसरे से कहा। इतनी छोटी सी उम्र में ही 4 मुस्तंडों को आराम से पछाड़ देते हैं, ऊपर से वे विशाल कदकाठी के भी हैं। दूसरा सैनिक मुस्कुराया, इसमें तो कोई शक नहीं कि अगला महाराज हमारे बड़े राजकुमार ही बनेंगे। वो तो है, तीसरे सैनिक ने कहा, पर तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि छोटे राजकुमार धीरज भी कम नहीं है। यह भी तो हो सकता है कि वे इनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। पहला सैनिक हंसा, हाँ, कुछ भी हो सकता है, पर मैं तो हमेशा बड़े राजकुमार का ही साथ दूंगा। हाँ, दूसरे ने समर्थन किया,
और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे राजगुरु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि बड़े राजकुमार ही बनेंगे अगले राजा, क्योंकि उनमें राजा बनने के सारे गुण मौजूद हैं। उधर महल के पुस्तकालय में 5 वर्षीय राजकुमार धीरज एक भारी पुस्तक में डूबे हुए थे। उनका नन्हा चेहरा गंभीरता से पुस्तक पर झुका हुआ था और उनकी आंखें पन्नों पर तेजी से दौड़ रही थी। उनके आसपास राज्य के 8 महान विद्वान, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, विस्मय से देख रहे थे। यह असाधारण है, एक विद्वान ने दूसरे से फुसफुसाकर कहा। इस उम्र में इतनी समझ, वह जिस तरह से पुस्तक का अर्थ समझ रहा है, वह तो हम जैसे अनुभवी विद्वानों को भी चुनौती देता है। दूसरे विद्वान ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन महाराज इसे गुप्त रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि छोटे राजकुमार में कितनी असाधारण प्रतिभा है। क्यों? तीसरे ने पूछा। सुरक्षा के लिए, पहले ने जवाब दिया। राजगुरु ने भविष्यवाणी की है कि छोटे राजकुमार की बुद्धि उनके लिए खतरा बन सकती है। महल में कई आंखें हैं जो इस बालक को नुकसान पहुंचाना चाहेंगी। इसी समय धीरज ने पुस्तक से अपनी नजर उठाई और विद्वानों की ओर देखा। उनकी आंखों में एक विलक्षण चमक थी, एक ऐसी चमक जो बताती थी कि वह उनकी हर बात सुन और समझ रहे थे। क्या आप मुझे न्याय दर्शन की अगली पुस्तक दिखा सकते हैं? धीरज ने मीठी आवाज में पूछा। मुझे यह विषय बहुत रोचक लगता है। विद्वानों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक ने आगे बढ़कर पुस्तक दी। अवश्य राजकुमार, लेकिन यह बहुत जटिल है। धीरज मुस्कुराए। चिंता मत कीजिए, मैं समझ जाऊंगा। अचानक महल के अंदर से एक दासी दौड़ती हुई आई। जाओ जाओ, जल्दी जाओ और राजवैद्य को बुला के लाओ। महारानी के पेट में पीड़ा हो रही है। वीरेन, जो अभी भी प्रांगण में थे, यह सुनकर चौंक गए। क्या कहा? माँ ठीक तो है ना? मैं अभी जाता हूँ और राजवैद्य को लेकर आता हूँ। नहीं रुकिए राजकुमार, एक सैनिक ने कहा। आप यहीं रहिए, हम लेकर आते हैं राजवैद्य जी को। तीनों सैनिक तेजी से राजवैद्य को बुलाने गए और एक सैनिक महाराज के पास गया उन्हें यह खबर देने। महाराज खबर सुनते ही दौड़े चले आए। राजवैद्य और उनके साथ 2 महिला चिकित्सक भी आ गए थे। वे दोनों महारानी के कक्ष में गए और राजवैद्य बाहर ही रुके। आप चिंता न करें, राजवैद्य ने महाराज से कहा। उनकी आंखों में विश्वास था। बहुत ही जल्द आपको एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। वीरेन, जो अब महाराज के पास खड़े थे, चिंता से पूछा। वैद्य जी, माँ ठीक तो है ना? राजवैद्य ने एक वात्सल्यपूर्ण मुस्कान के साथ उत्तर दिया। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, बस धैर्य रखो। धीरज भी अब वहाँ आ गए थे। उनके हाथ में अभी भी वह न्याय दर्शन की पुस्तक थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शांति से खड़े होकर अपने पिता और भाई को देखते रहे। कुछ क्षणों बाद एक नवजात शिशु के रोने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी ही देर बाद एक महिला चिकित्सक शिशु को लेकर बाहर आई। मुबारक हो, उसने प्रसन्नता से कहा। आपको बेटा हुआ है। महाराज की आंखें खुशी से चमक उठीं। वीरेन ने उछलकर अपने पिता को गले लगा लिया। और मेरी माँ? धीरज ने धीरे से पूछा। उनकी आवाज में चिंता थी। वो कैसी हैं? वो भी ठीक है, चिकित्सक ने आश्वस्त किया। चिंता की कोई बात नहीं है, अभी आराम कर रही हैं। आप बाद में उनसे मिल सकते हैं। महाराज ने आनंद से भरकर घोषणा की। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। ऐलान कर दो राज्य में कि राजकुमार हुआ है और आज से ठीक 4 दिन बाद जश्न का इंतजाम करो। आसपास के सभी राज्य और सगे संबंधियों को न्योता दो। इस नए राजकुमार का नाम चंद्रमौली रखा गया। 4 दिन पश्चात महल में एक भव्य जश्न का आयोजन किया गया। सभी राज्यों के राजा, महाराजा, रानियां, राजकुमार और राजकुमारियां आमंत्रित थे। महल को दीपों और फूलों से सजाया गया था और चारों ओर संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। जश्न के केंद्र में एक सुंदर पालना था जिसमें नवजात राजकुमार चंद्रमौली सो रहे थे। हर कोई उनका आशीर्वाद देने आया था और महाराज शौर्य सिंह गर्व से फूले नहीं समा रहे थे।
राजकुमार वीरेन अपने छोटे भाई के पालने के पास खड़े थे। उनकी आंखों में स्नेह और संरक्षण का भाव था। राजकुमार धीरज भी वहां थे, परंतु वह अलग थलग खड़े थे, अपनी गहरी आंखों से सब कुछ निहार रहे थे। जश्न के खत्म होते ही महाराज ने राजगुरु को बुलाया। राजगुरु एक वृद्ध ऋषि थे, जिनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें ज्ञान से चमकती थी। प्रणाम महाराज। राजगुरु ने झुककर अभिवादन किया। उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। जी राजगुरु जी, महाराज ने प्रत्युत्तर दिया। सब भगवान की ही कृपा है। बस आप यहाँ मेरे बुलाने पर आए, मुझे बेहद खुशी हुई। आपकी उम्र हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही आपने राजगुरु के पद को त्याग दिया है, पर मैं चाहूंगा कि आप एक अंतिम बार मेरे राजकुमार का भविष्य देखें और बताएं कि मेरे पुत्र के भाग्य में क्या लिखा है। राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, आपने मुझे इतने सालों तक काम करने का मौका दिया। आपकी ही वजह से तो मैं इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर पाया। इसके लिए मैं आपका यह छोटा सा काम तो कर ही सकता हूँ। धन्यवाद राजगुरु। महाराज ने कृतज्ञता व्यक्त की। अब आप जल्दी से मेरे पुत्र को देखिए और उसका भविष्य बताइए। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। राजगुरु ने शिशु चंद्रमौली के पास जाकर उन्हें गौर से देखा। उन्होंने बालक के माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। कमरे में एक गहरी शांति छा गई। जब राजगुरु ने अपनी आंखें खोली तो उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया था। उन्होंने महाराज की ओर देखा, उनकी आंखों में विस्मय था। महाराज, राजगुरु ने धीमे स्वर में कहा, यह अद्भुत बालक है, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पर आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं। महाराज के चेहरे पर उत्साह छा गया। क्या सच में राजगुरु, यह भी एक महान योद्धा बनेगा, मेरे बड़े बेटे जैसा या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली? राजगुरु ने गंभीरता से सिर हिलाया। माफ कीजिए महाराज, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। यह लड़ने के लिए नहीं बना है। महाराज का चेहरा उतर गया। इसका क्या मतलब है? तो क्या यह लड़ने योग्य नहीं है? नहीं, यह लड़ने योग्य नहीं है, राजगुरु ने धीरे से कहा। फिर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। पर इसके अंदर इतनी काबिलियत होगी कि यह बड़े से बड़े योद्धाओं को भी झुकने पर मजबूर कर देगा। महाराज ने भौहें सिकोड़ी। यह आप कैसी बात कर रहे हैं? भला जो लड़ ही नहीं सकता वह तो योद्धाओं के सामने टिक भी नहीं सकता, तो भला वह ऐसे काम कैसे कर सकता है? राजगुरु ने गंभीरता से उत्तर दिया। जरूरी नहीं है कि जिसके पास ताकत हो या जो लड़ने में कुशल हो वही विजय हासिल कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो है वह किसी भी शक्तिशाली से शक्तिशाली योद्धाओं को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर सकता है। महाराज ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्या है इसके पास? बुद्धि, राजगुरु ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके पास वो दिमाग है जिसके सामने बल किसी काम का नहीं। राजगुरु ने महाराज की ओर देखा। राजन, तुम्हारे पास कितने बुद्धिमान लोग हैं? जी, मेरे पास दुनिया के सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमानों में से पूरे 8 दिग्गज हैं, महाराज ने गर्व से उत्तर दिया। जिनकी बुद्धि के आगे सब सर झुकाते हैं, उन्हीं की वजह से हमारा यह राज्य इतना विकसित हुआ है। तो जल्दी ही अब उन 8 दिग्गजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, राजगुरु ने भविष्यवाणी की, क्योंकि यह बालक उन 8 दिग्गजों से भी कई गुना बुद्धिमान बनेगा। महाराज की आंखें विस्मय से फैल गईं। क्या आप सच कह रहे हैं? राजगुरु ने गंभीरता से कहा। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, महाराज ने जल्दी से कहा। मैं तो बस तसल्ली कर रहा था। राजगुरु ने महाराज के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, बस एक बात का ध्यान रखना, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सबसे यह कहना कि इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, पर ऐसा क्यों राजगुरु? राजगुरु ने अपनी आवाज और भी धीमी कर दी, क्योंकि इस राजमहल के अंदर ही तुम्हारे कई दुश्मन मौजूद हैं।
अगर यह बात पता चली तो छोटे राजकुमार के जीवन को खतरा हो सकता है। महाराज ने गंभीरता से सिर हिलाया। जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। राजगुरु वहां से चले गए। जब सबने महाराज से पूछा राजकुमार चंद्रमौली की काबिलियत के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, वो बस एक आम राजकुमार हैं। वीरेन को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वे अपने पिता के पास गए और पूछा, पिताजी, क्या सच में मेरे भाई के पास कोई काबिलियत नहीं है? महाराज ने अपने बड़े पुत्र की आंखों में देखा, उनमें चिंता और प्यार था। वीरेन ने आगे कहा, अगर ऐसा सच में है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। अपनी अंतिम सांस तक उसे एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा। महाराज ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, उनकी आंखों में गर्व था। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। छोटे राजकुमार का ध्यान रखना, क्योंकि वो तुम्हारा अपना भाई है, प्यारा सा, मासूम सा। समझे? जी पिताजी, मैं वादा करता हूँ, वीरेन ने दृढ़ता से कहा। उधर दरवाजे के पास खड़े छोटे राजकुमार धीरज ने यह सब देखा और सुना। उनके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी, मानो वे सब कुछ समझ रहे हों। 5 वर्ष बीत गए। राजकुमार वीरेन अब 18 वर्ष के हो गए थे, एक सुदृढ़ सुंदर युवक जो अपने राज्य के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। वह तलवारबाजी, तीरंदाजी और कुश्ती में पारंगत थे और इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही 10 प्रशिक्षित सैनिकों को हरा सकते थे। राजकुमार धीरज अब 10 वर्ष के थे। वह एक पतले, नाजुक से दिखने वाले बालक थे, जिनकी आंखें ज्ञान से चमकती थी। युद्ध कला में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपना अधिकतर समय महल के पुस्तकालय में बिताते थे, विविध विषयों पर पुस्तकें पढ़ते और अष्टदिग्गजों से बातचीत करते। राजकुमार चंद्रमौली 5 वर्ष के थे, एक चंचल, हंसमुख बालक जिसकी आंखों में हमेशा उत्सुकता रहती थी। वह अपने दोनों बड़े भाइयों का अनुसरण करते थे, भी वीरेन के साथ तलवार चलाने की कोशिश करते तो कभी धीरज के साथ पुस्तकालय में बैठकर चित्र देखते। एक दिन महल के प्रांगण में वीरेन अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। चारों ओर लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। वीरेन ने अपनी तलवार से हवा में तेज वार किए, फिर एक चपल मुद्रा में घूमकर एक काल्पनिक प्रतिद्वंद्वी को परास्त किया। तभी छोटे राजकुमार चंद्रमौली ने उत्साह से ताली बजाई और चिल्लाए, वाह भैया, मैं भी आप जैसा बनूंगा। वीरेन ने मुस्कुराकर अपने छोटे भाई को उठा लिया और हवा में उछाला, निश्चित रूप से मेरे छोटे योद्धा, एक दिन तुम मुझसे भी महान योद्धा बनोगे। दूसरी ओर राजकुमार धीरज ने यह दृश्य देखा और मुस्कुराए। वह प्रांगण के किनारे एक पत्थर पर बैठे थे, उनके हाथ में एक खुली पुस्तक थी। वीरेन ने धीरज की ओर देखा और पूछा, भाई, क्या तुम भी आज तलवारबाजी सीखना चाहोगे? धीरज ने विनम्रता से सिर हिलाया, नहीं भैया, आप जानते हैं कि मेरा हाथ तलवार के लिए नहीं बना है, मुझे तो पुस्तकों से ही प्यार है। वीरेन ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम हमेशा अपनी ही धुन में रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि युद्ध में पुस्तकें तुम्हारी रक्षा करेंगी? धीरज ने शांति से जवाब दिया, शायद नहीं भैया, पर अक्सर बुद्धि से युद्ध को टाला जा सकता है, और अगर युद्ध अनिवार्य है तो बुद्धि से ही विजय भी पाई जा सकती है। वीरेन ने सिर हिलाया, उन्हें अपने भाई की बातें समझ में नहीं आई थी। उन्होंने चंद्रमौली को नीचे उतारा और बोले, चलो छोटे योद्धा, मैं तुम्हें लकड़ी की तलवार से वार करना सिखाता हूँ। धीरज मुस्कुराए और फिर से अपनी पुस्तक में खो गए। वह जानते थे कि उनके पिता और भाई उन्हें कभी नहीं समझेंगे। उन्होंने अपने छोटे भाई चंद्रमौली की ओर देखा और सोचा, क्या वह भी एक योद्धा बनना चाहेगा या फिर ज्ञान का मार्ग चुनेगा? समय ही बताएगा। एक शाम महाराज शौर्य सिंह ने राजकुमार धीरज को अपने कक्ष में बुलाया। कक्ष में मशालें जल रही थी और महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे। प्रणाम पिताश्री। धीरज ने अपने पिता को प्रणाम किया।
आपने मुझे बुलाया। महाराज ने अपने पुत्र को देखा। 10 वर्ष की उम्र में भी धीरज के चेहरे पर एक गंभीरता थी जो उनकी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व लगती थी। आओ धीरज आओ, महाराज ने कहा, मैंने तुम्हें कुछ विशेष बात के लिए बुलाया है। धीरज अपने पिता के सामने खड़े हो गए, अपनी बड़ी जिज्ञासु आंखों से उन्हें निहारते हुए। एक बात बताओ, महाराज ने पूछा, क्या तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं है? धीरज ने बिना झिझके उत्तर दिया, नहीं पिताजी, ना मुझे युद्ध में किसी प्रकार की दिलचस्पी है और ना ही राजा बनने में। महाराज मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुमसे यही उम्मीद थी। तो जरा बताओ कि आखिर तुम्हें किस चीज में दिलचस्पी है? धीरज की आंखें चमक उठीं। मुझे लोगों की सेवा करना है पिताजी। जब लोग अपनी दुविधा लेकर दरबार में आते हैं तो मुझे उनकी मदद करने की इच्छा होती है। धीरज ने एक गहरी सांस ली। और मुझे रणनीति बनाने में भी काफी दिलचस्पी है। अगर हो सके तो मैं चाहूंगा कि हमारी सेना मेरी बनाई हुई रणनीति को अपनाए। महाराज ने अपने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा। जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। अगर तुम्हें भी मेरे अष्ट दिग्गजों में से एक बनना है तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। बुद्धिमान लोगों के साथ रहकर उनसे अनुभव लेना पड़ेगा जो कि तुम कर सकते हो। महाराज की आंखों में एक गंभीर भाव आया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण, तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल जाना पड़ेगा। धीरज ने आश्चर्य से अपने पिता को देखा। महाराज ने आगे कहा, तुम्हें अपने घर से 10 सालों के लिए दूर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने सारी परीक्षा पार कर ली तो तुम उससे पहले भी घर आ सकते हो। महाराज ने अपने बड़े पुत्र का उदाहरण दिया। तुम्हें पता है, तुम्हारा बड़ा भाई तो 6 साल में ही अपनी शिक्षा पूर्ण करके घर लौट आया था। अब देखने वाली बात यह है कि तुम कितने सालों में घर आते हो। धीरज ने गंभीरता से सिर हिलाया। जी, मैं समझ गया पिताजी। तो अब कब निकलना होगा मुझे? मैंने गुरुजी से बात कर ली है, महाराज ने उत्तर दिया। तुम कल के कल ही रवाना होगे। अब जाओ और जाकर जाने की तैयारी कर लो। पर मैं तो तैयार हूँ, धीरज ने शांति से कहा। महाराज ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। तैयार हो? क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि मैं तुम्हें गुरुकुल भेजने वाला हूँ? धीरज ने मासूमियत से जवाब दिया। हाँ, मुझे भैया ने बताया था कि वह भी 5 साल की उम्र में गुरुकुल गए थे और मेरी भी उम्र गुरुकुल जाने की हो चुकी है। तो मुझे पता था कि आप कभी ना कभी तो कहेंगे ही। इसीलिए मैं बस इंतजार कर रहा था कि कब आप मुझे गुरुकुल भेजेंगे। महाराज ने आश्चर्य से अपने पुत्र को देखा और फिर हंस पड़े। वाह, क्या बात है, तुम तो अभी से समझदार हो गए हो। धीरज ने सरलता से कहा, अरे नहीं पिताजी, यह तो कोई छोटा बच्चा भी समझ जाता, पर तुम भी तो छोटे बच्चे ही हो। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो मैं भी समझ गया ना, धीरज ने भोलेपन से जवाब दिया। महाराज जोर जोर से हंसने लगे। क्या बात है, क्या परिहास किया है तुमने? आनंद आ गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया। मुझे तुम्हारी काफी याद आएगी बेटा। अपना ध्यान रखना। आप भी पिताजी। धीरज ने अपने पिता को गले लगाया। मैं वादा करता हूँ, मैं जब लौटूंगा तो आपको गर्व होगा मुझ पे। और फिर हम दोनों मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। महाराज की आंखें नम हो गईं। ठीक है, मैं अपने छोटे से लाल को कैसे मना कर सकता हूँ। जब तुम वापस आओगे तब हम मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। वादा रहा मेरा। अगले दिन एक सुनहरी सुबह में राजकुमार धीरज एक भव्य रथ पर सवार होकर गुरुकुल की ओर निकल गए। पूरा राज परिवार और महल के लोग उन्हें विदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। वीरेन ने अपने छोटे भाई को गले लगाया। अपना ध्यान रखना छोटे भाई, और जल्दी वापस आना। महारानी वसुंधरा ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और उनके माथे पर चुंबन किया। मेरा पुत्र, सफलता तुम्हारे साथ हो। छोटे राजकुमार चंद्रमौली भी वहाँ थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। धीरज भैया, मुझे भी ले चलो।
धीरज ने अपने छोटे भाई को प्यार से गले लगाया। अभी नहीं छोटे भाई, तुम भी एक दिन जाओगे, तब तक तुम पिताजी और माताजी का ध्यान रखना, ठीक है? चंद्रमौली ने नाराजगी से सिर हिलाया। धीरज ने आखिरी बार अपने पिता की ओर देखा जो गंभीरता से खड़े थे। महाराज ने सिर हिलाकर आशीर्वाद दिया। धीरज ने अपने परिवार को प्रणाम किया और फिर रथ पर सवार होकर चल दिए। जैसे जैसे रथ दूर जाता गया, वह अपने परिवार की ओर मुड़ मुड़ कर देखते रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे जानते हों कि अगली बार जब वे लौटेंगे तो सब कुछ बदल चुका होगा। गुरुकुल की ओर जाते हुए धीरज अपने मन में अनेक विचारों को संजोए हुए थे। वे अपने जीवन के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे थे, एक ऐसा अध्याय जिसमें उन्हें अपनी वास्तविक क्षमताओं को दिखाने का अवसर मिलेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद धीरज गुरुकुल पहुँचे। गुरुकुल एक विशाल वन के बीच स्थित था, जहाँ प्राचीन वृक्षों के बीच छोटे छोटे कुटीर बने थे। यहाँ विद्यार्थी रहते थे और विविध विषयों पर ज्ञान प्राप्त करते थे। जैसे ही धीरज गुरुकुल पहुँचे, उन्होंने गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आइए राजकुमार, आपकी ही प्रतीक्षा थी। गुरुदेव एक वृद्ध ऋषि थे, जिनकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें ज्ञान से चमकती थी। उन्होंने धीरज को अपने कुटीर में आमंत्रित किया और उन्हें चाय पिलाई। तो मेरे प्यारे शिष्यों, गुरुदेव ने कक्षा में सभी नए विद्यार्थियों को संबोधित किया, आज से हम संस्कृत भाषा बोलने से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि जब तक आप सभी भाषा नहीं सीख लेते तब तक ना लिखने के योग्य होंगे और ना ही आप उच्च पद के योग्य होंगे। धीरज ने अपना हाथ उठाया। गुरुदेव, तो क्या मेरे लिए कुछ और करने को है? गुरुदेव ने आश्चर्य से धीरज की ओर देखा। पर क्यों राजकुमार, क्या आपको पढ़ाई नहीं करनी? गुरुदेव ने आगे कहा, देखिए राजकुमार, मुझे पता है कि आपको युद्ध सीखने में रुचि है, जो सभी राजकुमारों को होती है। पर आप समझें, पढ़ाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो राज्य को अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे। आपके बड़े भाई जो लड़ने में इतने कुशल हैं, उन्होंने भी पढ़ाई को महत्व दिया और मात्र 6 साल में ही अपनी शिक्षा पूरी कर ली। धीरज ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, आप गलत समझ रहे हैं। उल्टा मुझे तो लड़ाई या युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो पढ़ाई में ही दिलचस्पी है। गुरुदेव ने भौहें सिकोड़ी। तो फिर आप पढ़ाई क्यों नहीं करना चाहते? आपको पढ़ाई छोड़कर दूसरे काम क्यों करना है? धीरज ने शांति से जवाब दिया, क्योंकि गुरुदेव, मुझे संस्कृत भाषा आती है, लिखनी भी आती है और बोलनी भी। भला मुझे जो पहले से ही आता है, फिर वह मैं क्यों सीखूं? कृपया वह ज्ञान दे जो मुझे नहीं आता है। गुरुदेव अवाक रह गए। यह आप क्या बोल रहे हैं राजकुमार? आप तो अभी 5 वर्ष के हैं और आप कह रहे हैं कि आपको संस्कृत भाषा आती है। हाँ, सही सुना आपने। धीरज ने दृढ़ता से कहा, मुझे संस्कृत और हिंदी दोनों ही बोलने और लिखने आती है। गुरुदेव को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि इतना छोटा सा बालक 2 भाषाएं बोलने और लिखने जानता है। इसलिए उन्होंने धीरज की परीक्षा ली। उन्होंने धीरज से कई कठिन सवाल पूछे और उन्हें संस्कृत में उत्तर देने को कहा। उन्होंने धीरज को एक श्लोक लिखने को भी कहा। धीरज ने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ किया और उनके उत्तर इतने सटीक थे कि गुरुदेव चकित रह गए। सारे बच्चे यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जहां दूसरे बच्चों को ठीक से बोलना तक नहीं आता था, वहीं दूसरी तरफ धीरज को 2 भाषाएं अच्छे से आती थी, सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि लिखना भी। गुरुदेव ने यह देखने के बाद उन्हें 8 साल के बच्चों के साथ बैठाया और पढ़ने के लिए कहा। परंतु गुरुदेव जो भी पढ़ा रहे थे और उसमें प्रश्न पूछ रहे थे, उन सब के उत्तर धीरज बड़ी ही सरलता से दे रहे थे, मानो कि उनको सब पहले से पता था। सारे लोग देखकर बड़े हैरान हुए। राजकुमार, गुरुदेव ने पूछा, क्या आपने सारी पुस्तकें पढ़ रखी हैं? हाँ, धीरज ने सरलता से उत्तर दिया,
मैंने यह सारी पुस्तकें पहले ही पढ़ के खत्म कर रखी हैं। गुरुदेव राजकुमार की बातें सुनकर हैरान हो गए। वे अब समझ गए थे कि यह कोई आम बालक नहीं है, इसमें तो स्वयं मां सरस्वती का आशीर्वाद है। यह बालक बहुत ही बुद्धिमान है। गुरुदेव ने धीरज को 12 से 13 साल की उम्र वाले बच्चों के साथ बिठा दिया, लेकिन यहाँ भी धीरज ने सभी प्रश्नों के उत्तर इतनी सरलता और स्पष्टता से दिए कि सभी चकित रह गए। अंततः गुरुदेव ने निर्णय लिया कि धीरज को सीधे अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ रखा जाए। अब धीरज गुरुकुल आते ही सीधे अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए थे, जहां उन्हें अब केवल 1 वर्ष ही पढ़ना था। गुरुदेव ने धीरज को अपने कक्ष में बुलाया। राजकुमार, आपकी प्रतिभा असाधारण है। मुझे आश्चर्य है कि आपके पिता ने इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। धीरज ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मेरे पिता ने सबके सामने यह बात छिपाई है कि मैं बुद्धिमान हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि यह गुप्त रखना है, क्योंकि इससे मुझे खतरा हो सकता है। गुरुदेव ने समझदारी से सिर हिलाया। आपके पिता बुद्धिमान है। राजनीति में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, मैं भी इस रहस्य को बनाए रखूंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको आपकी क्षमता के अनुसार शिक्षा दूंगा। इस प्रकार धीरज ने गुरुकुल में अपनी शिक्षा शुरू की। उन्होंने विविध विषयों का अध्ययन किया, व्याकरण, दर्शन, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद और राजनीति। हर विषय में वे अपने सहपाठियों से आगे थे और गुरुदेव के प्रश्नों के उत्तर इतनी सरलता और स्पष्टता से देते थे कि सभी चकित रह जाते थे। 1 वर्ष में धीरज ने वह सब सीख लिया जो आमतौर पर 10 वर्षों में सिखाया जाता था। उनकी प्रतिभा ने गुरुदेव को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने धीरज को अपना विशेष आशीर्वाद दिया और उन्हें गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी घोषित किया। वहीं दूसरी तरफ जब धीरज गुरुकुल में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, सुदूरवर्ती राज्य अंबरपुर के राजा दुर्गसिंह ने कसजोड़ राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। दुर्गसिंह लंबे समय से महाराज शौर्य सिंह के राज्य की संपन्नता से ईर्ष्या करते थे और उसे हड़पना चाहते थे। एक अंधेरी रात में दुर्गसिंह के दूत ने कसजोड़ महल में प्रवेश किया और महामंत्री से गुप्त रूप से मिला। महामंत्री, जिसका नाम चंद्रशेखर था, राज्य का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति माना जाता था और महाराज शौर्य सिंह का दाहिना हाथ था। महामंत्री जी, दूत ने धीमे स्वर में कहा, मेरे राजा आपको एक प्रस्ताव भेजते हैं। चंद्रशेखर ने अपनी भौहें उठाईं। और वह क्या है? अगर आप हमें कसजोड़ पर विजय पाने में मदद करें तो आपको राज्य का आधा हिस्सा मिलेगा, दूत ने लालच देते हुए कहा, और आप महाराज शौर्य सिंह से बदला भी ले सकेंगे। चंद्रशेखर के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान आई। बदला? मैं क्यों बदला लेना चाहूंगा अपने राजा से? दूत ने रहस्यमय ढंग से कहा, हमें पता है कि आप वास्तव में कौन हैं, विजय सिंह। चंद्रशेखर का चेहरा पल भर के लिए बदल गया। उनकी आंखों में एक चमक आई। फिर वे अपने आप को संभाल कर बोले, आप क्या बकवास कर रहे हैं? हम जानते हैं कि आप विजय सिंह हैं, अंबरपुर के राजा दुर्ग सिंह के छोटे भाई। दूत ने खुलासा किया, जिन्हें सिंहासन से वंचित कर दिया गया था और जिन्होंने अपनी पहचान बदलकर कसजोड़ में प्रवेश किया ताकि अपने शत्रु के करीब रह सकें। चंद्रशेखर ने लंबी सांस ली और अपना मुखौटा उतार दिया। ठीक है, मैं विजय सिंह हूँ और मैं इस बेवकूफ राजा से बदला लेने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ। उसने मेरे भाई के साथ संधि की थी, जिसने मुझे मेरे अधिकार से वंचित कर दिया। तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? दूत ने पूछा। विजय सिंह ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, अवश्य, मैं महाराज को युद्ध में कमजोर बना दूंगा और फिर आप उन्हें आसानी से परास्त कर सकेंगे। इस प्रकार महामंत्री चंद्रशेखर, जो वास्तव में विजय सिंह थे, ने महाराज शौर्य सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। कुछ दिनों बाद अंबरपुर के राजा दुर्ग सिंह ने युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने एक विशाल सेना के साथ कसजोड़ की सीमाओं पर आक्रमण किया।
महाराज शौर्य सिंह ने अपनी सेना इकट्ठी की और युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने बड़े पुत्र वीरेन को बुलाया। पुत्र, महाराज ने गंभीरता से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही उन सबको हराकर इस राज्य को बचा लूंगा। तब तक तुम मेरे पीछे अपनी माँ और राजमहल का ध्यान रखना। वीरेन ने अपने पिता के सामने घुटने टेके। जी पिताश्री, जैसा आप कहें। आप निश्चिंत होकर युद्ध में जाएं, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक माँ को और इस राज्य को कोई परिंदा भी नहीं छू सकता। अब यह राज्य और इस राज्य की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं सब संभाल लूंगा। महाराज शौर्य सिंह ने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। फिर वे अपने महामंत्री चंद्रशेखर के साथ युद्ध के लिए निकल गए, जबकि राजकुमार वीरेन ने राज्य की बागडोर संभाली। युद्ध के मैदान में महाराज शौर्य सिंह ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और अंबरपुर की सेना से लोहा लिया। वे एक कुशल योद्धा थे और उनकी तलवार आज भी उतनी ही तेज थी जितनी उनके जवानी के दिनों में थी। लेकिन युद्ध के दौरान महाराज ने महसूस किया कि उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा था। उन्हें चक्कर आ रहे थे और उनकी दृष्टि धुंधली हो रही थी। उन्होंने अपने आसपास देखा और महामंत्री चंद्रशेखर को खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखे। एक क्षण के लिए महाराज ने अपना ध्यान खोया और एक शत्रु सैनिक ने इस अवसर का लाभ उठाया। उसने अपनी तलवार महाराज के सीने में घोंप दी। महाराज शौर्य सिंह ने अपने घाव को देखा और फिर आसमान की ओर। उनके होठों पर एक मुस्कान थी, मानो वे जानते हों कि क्या हुआ था। धीरज, उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, मेरे बुद्धिमान पुत्र, तुम्हें पता चलेगा। और इस प्रकार महाराज शौर्य सिंह ने अपना अंतिम सांस लिया, धोखे का शिकार होकर। सैनिकों ने आगे बढ़कर अपने राजा को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने महाराज के शव को युद्ध के मैदान से निकाला और शत्रु से बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़े। महामंत्री चंद्रशेखर, जो दूर से इस दृश्य को देख रहे थे, ने अचानक दौड़कर सेना का नेतृत्व संभाला। उन्होंने ऐसी युद्ध नीति अपनाई कि अंबरपुर की सेना पीछे हटने लगी। कुछ ही घंटों में कसजोड़ की सेना ने शत्रु को पीछे धकेल दिया और विजय प्राप्त की। युद्ध जीतने के बाद महामंत्री ने सेना को संबोधित किया, आज हमने युद्ध तो जीत लिया, पर अपने प्रिय राजा को खो दिया। यह एक दुखद दिन है। आइए अपने राजा के शव को गौरव के साथ राजमहल ले चलें। सारी सेना ने अपने राजा के लिए श्रद्धांजलि दी और धीरे धीरे वापस राजमहल की ओर चल पड़ी, जहां वीरेन और पूरा राजपरिवार उनका इंतजार कर रहा था। उसके ठीक 16 दिन बाद एक सैनिक दौड़ता हुआ राजमहल पहुंचा। राजकुमार की जय हो। राजकुमार, एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ। वीरेन, जो अब राजमहल की देखरेख कर रहे थे, ने पूछा। कहो सैनिक, क्या खबर लाए हो? क्या महाराज यह युद्ध जीत गए हैं? जी राजकुमार, महाराज यह युद्ध जीत गए, सैनिक ने हिचकिचाते हुए कहा। मगर? वीरेन ने चिंता से पूछा। मगर बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे, सैनिक ने दुहक से कहा। क्या? वीरेन ने असमंजस में पूछा। क्या कहा तुमने? जी राजकुमार, सैनिक ने स्पष्ट किया। हमारे सैनिकों ने और महामंत्री ने मिलकर उन्हें, शत्रुओं को खदेड़ दिया, परंतु युद्ध के दौरान दुश्मन के एक सिपाही ने उन्हें मार दिया और वो अब वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। वीरेन के चेहरे पर विश्वास का भाव नहीं था। ये नहीं हो सकता। भला कोई मामूली सा सैनिक मेरे महान पिता को कैसे मार सकता है? यह हो ही नहीं सकता। यह असंभव है। पर यही सत्य है राजकुमार, सैनिक ने दृढ़ता से कहा। वीरेन ने अपनी तलवार निकाली और सैनिक की ओर बढ़े। पर अगर यह बात सच निकली तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, समझे? सैनिक ने डरते हुए सिर झुकाया। जी राजकुमार। इस बीच महारानी वसुंधरा अपने पति की मौत का समाचार सुनकर बेहोश हो गई।
जब वे होश में आईं, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात रोती रहीं। छोटे राजकुमार चंद्रमौली भी अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे। वे अपनी माँ के पास बैठे रहते और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करते। वीरेन भी उदास थे, पर उन्होंने अपने आप को संभाला, क्योंकि अब पूरे राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। उन्होंने महामंत्री चंद्रशेखर के साथ मिलकर राज्य के कार्यों को संभाला और अपने पिता के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू की। महामंत्री ने वीरेन का पूरा सहयोग किया और उन्हें दुख के इस समय में संभाला। वे वीरेन के साथ हर कदम पर थे और उन्हें राज्य चलाने के गुर सिखा रहे थे। लेकिन महामंत्री के चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो बताती थी कि उनकी योजना का पहला चरण सफल हो गया था। 1 वर्ष बीत गया। धीरज ने गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी और अब वे घर वापस लौट रहे थे। उन्हें अपने घर और परिवार से मिलने की उत्सुकता थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनकी अनुपस्थिति में क्या क्या घटनाएं घटी थी। राजमहल तक पहुंचने में धीरज को कई दिन लगे। जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि महल का वातावरण बदल गया था। वहां पहले जैसी चहल पहल नहीं थी और महल के ऊपर काले झंडे लहरा रहे थे, शोक के प्रतीक के रूप में। धीरज का दिल धड़कने लगा। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। वे जल्दी से अपने रथ से उतरे और महल की ओर दौड़े। महल के द्वार पर सैनिकों और सेवकों ने धीरज को देखा और तुरंत पहचान लिया। देखो, राजकुमार धीरज आ गए हैं। लोग एकत्र होने लगे। वीरेन, जो अब महाराज बन चुके थे, भी बाहर आए। आइए राजकुमार, आइए। वीरेन ने अपने छोटे भाई का स्वागत किया। उनकी आंखों में खुशी और दुख का मिश्रण था। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने मात्र 1 वर्ष में ही अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। हमें तो पूर्ण करने में 6 वर्ष बीत गए। आप सच में काफी बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हैं। लोग फालतू में ही आपको एक आम बच्चा समझ रहे थे, लेकिन आप तो, अरे नहीं भैया, आप भी ना। धीरज ने विनम्रता से कहा, मैं इतना भी खास नहीं। वो सब छोड़िए, यह बताइए कि पिताजी कहाँ है? वो नहीं आए? कहीं गए हैं क्या? राजकुमार के ऐसा कहते ही सब शांत हो गए। लोगों की आंखों में आंसू आ गए और कुछ ने अपना सिर झुका लिया। धीरज ने महल के वातावरण को देखा और लोगों के चेहरों की भावनाओं को पढ़ा। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कुछ गंभीर घटना घटी है। पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे उल्टे पुल्टे ख्याल आते रहते हैं। धीरज ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, आप सब मौन हैं, तो मुझे लगा कि महाराज को कुछ हो गया है। वीरेन ने अपने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखा। मैं भी ना, आप सही कह रहे हैं राजकुमार। धीरज की आंखें नम हो गईं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं भैया। क्योंकि पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि जब मैं वापस आऊंगा तो वो मुझसे ढेर सारी बातें करेंगे और वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। तो अब थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। धीरज के आंसू बह निकले। वीरेन ने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और रोने लगे। कुछ देर बाद वीरेन ने धीरज को महल के अंदर ले जाकर सारी घटना विस्तार से बताई। कैसे अंबरपुर के राजा ने हमला किया, कैसे महाराज युद्ध में गए और कैसे एक दुश्मन सैनिक ने उन्हें मार दिया। धीरज ने सारी बातें सुनी, लेकिन उनके मन में कुछ अटक गया था। उन्हें कुछ अजीब लग रहा था, जैसे कोई कहानी में छेद हो। धीरज अपनी माँ के पास गए, जो अब भी शोक में थी और ठीक से खाना पीना नहीं कर रही थी। माँ, धीरज ने प्यार से कहा, आपने मेरे आने की खुशी में अपने हाथों से मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन नहीं बनाया। क्या आप नहीं चाहती कि आपका पुत्र, जिसने 1 वर्ष से अपनी माँ के हाथ का बना भोजन नहीं खाया, इतने दिन बाद आने पर कुछ स्वादिष्ट व्यंजन खाए? महारानी ने अपने पुत्र को देखा। उनकी आंखें सूखी थी, जैसे सारे आंसू बह चुके हों। धीरज ने आगे कहा, पिताजी चले गए,
आप तो अपने लाडले से छोटे से प्यारे से बेटे को भूल ही गई। क्या मैं आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ? महारानी वसुंधरा ने अपने बेटे को देखा। धीरज की आंखों में वही ज्ञान और समझ थी जो उन्होंने हमेशा देखी थी। अचानक महारानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने धीरज को अपने हृदय से लगा लिया। तू तो मेरा लाल है। मैं ही तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, भला मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? महारानी की आवाज में एक नई ऊर्जा थी। मेरे लाल, मेरे बेटे, तुझे भूख लगी होगी ना? रुक, रुक, मैं अभी तेरे लिए मनपसंद स्वादिष्ट भोजन बनाकर लाती हूँ। तू रुकना जरा। हाँ, धीरज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी माँ, मैं यही हूँ। महारानी को फिर से पहले जैसा देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए। यह देखकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि धीरज अपनी माँ को उनके दुहक से बाहर निकालने में सफल रहे। लेकिन धीरज को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वे रात भर टहलते रहे और अपने पिता की मौत के बारे में सोचते रहे। उन्होंने अपने पिता को जाना था। वे एक कुशल योद्धा थे जिन्होंने अनेक युद्ध जीते थे। ऐसे महान योद्धा को कोई मामूली सैनिक कैसे मार सकता था? धीरज ने निश्चय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। सुबह होने के बाद धीरज ने मन ही मन सोचा, मेरे पिता एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, तो उन्हें कोई भी मामूली सैनिक परास्त कर ही नहीं सकता। पता नहीं क्यों, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे इसकी जांच करनी चाहिए। धीरज ऐसा सोच ही रहे थे कि एक सैनिक उनके पास आया। राजकुमार, महाराज ने आपको सभा में बुलाया है। धीरज चौंके। महाराज ने? ये आप क्या बोल रहे हैं? महाराज जिंदा हैं? नहीं, नहीं, राजकुमार, आप गलत समझ रहे हैं, सैनिक ने स्पष्ट किया। महाराज की मृत्यु के बाद अब बड़े राजकुमार ने ही गद्दी संभाल ली और अब वे ही महाराज हैं। अरे हाँ, मैं भूल गया था। धीरज ने अपने आप को संभालते हुए कहा। तो क्या अभी मुझे जाना पड़ेगा? जी राजकुमार, महाराज ने आपको अभी के अभी बुलाया है, सैनिक ने उत्तर दिया। शायद कोई महत्वपूर्ण बात होगी। धीरज राज दरबार के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने बड़े भाई को प्रणाम किया। प्रणाम भैया। वीरेन, जो अब राज सिंहासन पर बैठे थे, ने गंभीरता से कहा। माफ कीजिए राजकुमार, पर इस समय हम आपके बड़े भाई नहीं हैं। इस समय हम आपके महाराज हैं। तो कृपया कर आप हमें महाराज कहकर ही संबोधित करें। हमें बेहद खुशी होगी। धीरज ने सिर झुकाया। जी महाराज, जैसा आप कहें। कहिए, आपने हमें बुलाया? वीरेन ने अपने पास खड़े 8 व्यक्तियों की ओर इशारा किया। जी, इनसे मिलिए। यह है हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान लोग, जिन्हें लोग अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं। धीरज ने हैरान होकर कहा। उच्च पद? पर महाराज, मैं तो अभी बच्चा हूँ। काबिलियत उम्र देखकर नहीं की जाती। राजकुमार, वीरेन ने दृढ़ता से कहा, अगर आप 1 वर्ष के भी होते और आप में उच्च पद को ग्रहण करने की क्षमता होती, तो 1 वर्ष के बालक को भी उच्च पद अवश्य देते। महाराज के इन शब्दों के बाद अष्टदिग्गजों में से सबसे वृद्ध आचार्य विद्यानंद आगे आए। उनके सफेद बाल और दाढ़ी उनके गंभीर विद्वानपूर्ण व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बनाते थे। राजकुमार, आचार्य विद्यानंद ने धीरज की ओर देखते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछकर इस परीक्षा की शुरुआत करता हूँ। धीरज ने विनम्रता से सिर झुकाया। जी, आप जैसे चाहे वैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो कठिन से कठिन प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आचार्य विद्यानंद मुस्कुराए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी राजकुमार। शाबाश। उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाई और एक पल के लिए आंखें बंद कीं। तो ठीक है, फिर बताइए कि एक ऐसी चीज जो चलते चलते थकती नहीं, सोते हुए भी चलती रहती है और कभी पीछे नहीं लौटती, वो क्या है?
धीरज ने एक पल भी विचार किए बिना जवाब दिया, समय। वो समय है जो चलता जाता है, चलता जाता है। आप सोए हों या जगे हुए हों, और समय कभी भी पीछे नहीं लौटता। आचार्य विद्यानंद ने प्रशंसा में सिर हिलाया, सही जवाब, राजकुमार। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। पर याद रखिए, यह तो अभी शुरुआत है। आपको इससे भी कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जी, मुझे पता है, धीरज ने आत्मविश्वास से कहा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। आप सब केवल अपने प्रश्न पूछें। अब दूसरे अष्टदिग्गज, गणितज्ञ शंकरदेव, आगे आए। उनकी आंखें तेज थी और माथे पर बुद्धि की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो आप अब मेरे प्रश्न का उत्तर दें, उन्होंने कहा। राजकुमार, एक कमरे में 4 कोने हैं। हर कोने में एक बिल्ली है। हर बिल्ली के सामने 3 बिल्लियां हैं। कमरे में कुल कितनी बिल्लियां हैं? धीरज थोड़ी देर सोचते हुए दिखे। उनकी आंखें कमरे में किसी काल्पनिक चित्र को देख रही थी। फिर उन्होंने जवाब दिया, 4 बिल्लियां। हर कोने में एक बिल्ली है और हर बिल्ली के सामने की 3 बिल्लियां बाकी कोनों की बिल्लियां ही हैं। शंकरदेव ने प्रसन्नता से ताली बजाई, सही जवाब, राजकुमार। बहुत से लोग इस प्रश्न में उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि कुल 12 बिल्लियां होंगी। तीसरे अष्टदिग्गज, दार्शनिक वसुमित्र, ने आगे बढ़कर कहा, चलिए, अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। राजकुमार, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी निकाली जाए उतनी ही बड़ी होती जाती है? धीरज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गड्ढा। वो गड्ढा है जिसे जितना निकालो, अर्थात जितना खोदो, उतना ही बड़ा और गहरा होता जाता है। सही जवाब, राजकुमार, वसुमित्र ने प्रशंसा की। इसी प्रकार बाकी के अष्टदिग्गजों ने भी अपने अपने प्रश्न पूछे। न्यायशास्त्री धर्मपाल ने न्याय संबंधी प्रश्न, आयुर्वेदाचार्य चरक ने चिकित्सा संबंधी प्रश्न, ज्योतिषाचार्य बृहस्पति ने ज्योतिष संबंधी प्रश्न, राजनीतिज्ञ चाणक्य ने राजनीति संबंधी प्रश्न और युद्ध विशारद रंजय ने युद्धनीति संबंधी प्रश्न। धीरज ने सभी प्रश्नों के उत्तर इतनी सरलता और स्पष्टता से दिए कि सभी अष्टदिग्गज आश्चर्यचकित रह गए। उनके उत्तरों में न केवल सटीकता थी, बल्कि गहराई और नवीनता भी थी। कई बार उन्होंने ऐसे उत्तर दिए जो अष्टदिग्गजों के लिए भी नए विचार थे। परीक्षा समाप्त होने के बाद सभी अष्टदिग्गजों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर विद्यानंद ने आगे बढ़कर वीरेन से कहा, महाराज, राजकुमार धीरज ने हमारी परीक्षा में पूर्ण अंकों के साथ सफलता प्राप्त की है। हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इनमें उच्च पद संभालने की अद्भुत क्षमता है। हम सर्वसम्मति से अनुशंसा करते हैं कि इन्हें राज्य के महामंत्री के पद पर नियुक्त किया जाए। वीरेन ने प्रसन्नता से अपने भाई की ओर देखा, तो ठीक है। अब हम यह घोषणा करते हैं कि आपको एक उच्च पद मिले जिसके आप अधिकारी हैं। आप राज्य के नए महामंत्री होंगे। इन शब्दों को सुनकर महल में उपस्थित सभी लोगों ने ताली बजाकर अपनी खुशी व्यक्त की। लेकिन धीरज के चेहरे पर चिंता का भाव आ गया। नहीं, रुकिए महाराज, धीरज ने हाथ उठाकर कहा, मैं अभी यह पद नहीं ग्रहण कर सकता। मुझे भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिसे करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या आप तब तक रुक सकते हैं? वीरेन ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। हाँ, पर आपको ऐसा क्या महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए आप अभी यह पद संभाल नहीं सकते? धीरज ने गंभीरता से जवाब दिया, क्षमा कीजिए महाराज, पर मैं आपको अभी नहीं बता सकता। पर एक दिन में अवश्य बताऊंगा। वीरेन ने अपने छोटे भाई को गौर से देखा। उन्होंने देखा कि धीरज की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उन्हें अपने पिता की याद दिलाती थी। एक ऐसी चमक जो किसी महत्वपूर्ण निर्णय के समय ही दिखाई देती थी। चलिए ठीक है, वीरेन ने अंततः कहा, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। हमें आपका इंतजार रहेगा। राजकुमार, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। महाराज,
धीरज ने सिर झुकाकर कहा। इसके बाद धीरज राजदरबार से निकल गए और अपनी जांच शुरू कर दी। सबसे पहले वे युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों से मिले और उनसे युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी ली। फिर उन्होंने मंत्रियों और अन्य गवाहों से भी बात की जो युद्ध के समय वहां उपस्थित थे। 1 सप्ताह तक लगातार जांच करने के बाद धीरज ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने पाया कि उनके पिता की मृत्यु से पहले उन्होंने असामान्य व्यवहार दिखाया था, जैसे कि वे चक्कर खा रहे थे और उनका संतुलन बिगड़ रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई सैनिकों ने बताया कि महामंत्री चंद्रशेखर, जो हमेशा महाराज के साथ रहते थे, युद्ध के रण क्षण पर अचानक गायब हो गए थे। धीरज ने यह भी पता लगाया कि युद्ध के कुछ दिन पहले महामंत्री और अंबरपुर के एक दूत के बीच गुप्त मुलाकात हुई थी, जिसे महल के एक सेवक ने देखा था। इन सभी तथ्यों को जोड़कर धीरज ने एक निष्कर्ष पर पहुंचे। उनके पिता की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम थी, जिसमें महामंत्री चंद्रशेखर का हाथ था। पर यह सिर्फ अनुमान था। उन्हें ठोस सबूत की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। रात के समय धीरज अपने बड़े भाई वीरेन के कक्ष में गए। उन्होंने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। कौन है? वीरेन की आवाज आई। मैं हूँ धीरज। धीरज ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। वीरेन ने दरवाजा खोला और अपने छोटे भाई को अंदर आने का इशारा किया। आओ धीरज, इस समय तुम यहाँ? क्या बात है? धीरज ने चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई सुन न रहा हो। भैया, मुझे आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है, पर यह बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। वीरेन ने अपने भाई की गंभीरता को देखा और सिर हिलाया। ठीक है, बताओ, क्या बात है? धीरज ने गहरी सांस ली। भैया, मुझे लगता है कि पिताजी की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी। उनकी हत्या की गई थी। वीरेन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। क्या? धीरज, तुम यह क्या कह रहे हो? हाँ भैया, धीरज ने दृढ़ता से कहा। मैंने पिछले सप्ताह में जो जांच की है, उससे मुझे पता चला है कि पिताजी की मृत्यु एक षड्यंत्र का परिणाम थी, और इस षड्यंत्र में महामंत्री चंद्रशेखर का हाथ है। वीरेन ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर विश्वास और अविश्वास का मिश्रण था। धीरज, यह एक बहुत बड़ा आरोप है। महामंत्री जी पिताजी के सबसे विश्वसनीय सहयोगी थे। वे राज्य के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है भैया, धीरज ने स्वीकार किया। लेकिन मुझे कई ऐसे संकेत मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं, और मुझे एक योजना सूझी है जिससे हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। वीरेन ने अपने भाई को ध्यान से देखा। धीरज के चेहरे पर एक ऐसा विश्वास था जो उन्हें प्रभावित कर रहा था। ठीक है धीरज, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? धीरज ने अपनी योजना बताई, एक ऐसी योजना जो चतुराई और साहस की मांग करती थी। अगले दिन वीरेन ने महल के सभी प्रमुख लोगों को एक विशेष बैठक के लिए बुलाया। इस बैठक में अष्टदिग्गज, सेनापति और महामंत्री चंद्रशेखर भी शामिल थे। सभा कक्ष में सभी उपस्थित हो गए। वीरेन राज सिंहासन पर विराजमान थे, जबकि धीरज उनके दाहिनी ओर खड़े थे। महामंत्री चंद्रशेखर अपनी आदत के अनुसार वीरेन के बाईं ओर खड़े थे। उनका चेहरा शांत और गंभीर था। हमने आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात के लिए यहाँ बुलाया है, वीरेन ने कहना शुरू किया। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पिताजी महाराज शौर्य सिंह की मृत्यु युद्ध के दौरान हुई थी। उनकी मृत्यु से हम सभी को गहरा दुख हुआ है। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने सम्मान में सिर झुकाया। वीरेन ने आगे कहा, पर अब समय आ गया है कि हम आगे बढ़ें और अपने राज्य को और मजबूत बनाएं।
इसलिए हमने एक निर्णय लिया है। उन्होंने अपने छोटे भाई की ओर इशारा किया। हम राजकुमार धीरज को राज्य का महामंत्री नियुक्त करना चाहते हैं। यह सुनकर कक्ष में एक क्षणिक सन्नाटा छा गया। फिर धीमी धीमी फुसफुसाहट शुरू हो गई। महामंत्री चंद्रशेखर ने आश्चर्य से वीरेन की ओर देखा। पर महाराज, चंद्रशेखर ने कहा, राजकुमार धीरज तो अभी बच्चे हैं और मैं तो पहले से ही महामंत्री हूँ। क्या आप मुझे पद से हटाना चाहते हैं? वीरेन ने शांति से जवाब दिया। नहीं चंद्रशेखर जी, हम आपका सम्मान करते हैं और आपके अनुभव को मूल्यवान मानते हैं, पर हमारा मानना है कि राजकुमार धीरज की बुद्धिमत्ता और अद्भुत क्षमताएं इस पद के लिए उपयुक्त हैं। आप उनके सलाहकार बन सकते हैं। चंद्रशेखर ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर भावनाओं को नियंत्रित रखा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह निर्णय अचानक क्यों लिया गया? इस बार धीरज ने बोलना शुरू किया। महामंत्री जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। चंद्रशेखर ने धीरज की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की सी चिंता की लकीर थी। हाँ राजकुमार, आप पिताजी के साथ युद्ध में गए थे, है ना? धीरज ने पूछा। उनकी आंखें चंद्रशेखर के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। हाँ राजकुमार, चंद्रशेखर ने उत्तर दिया। और जब पिताजी पर हमला हुआ तब आप कहाँ थे? धीरज ने आगे पूछा। चंद्रशेखर की आंखें पल भर के लिए झपकीं। मैं उस समय उनके पास ही था राजकुमार, पर युद्ध का मैदान अराजक था। मैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, पर यह सच नहीं है। धीरज ने शांति से कहा। मैंने कई सैनिकों से बात की है और सभी ने कहा कि जब महाराज पर हमला हुआ तब आप वहाँ नहीं थे। आप अचानक गायब हो गए थे। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। चंद्रशेखर के माथे पर पसीने की बूंदें दिखने लगीं। राजकुमार, युद्ध के मैदान में ऐसा हो सकता है। चंद्रशेखर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। शायद मैं किसी और स्थान पर युद्ध कर रहा था। धीरज ने अपनी जेब से एक छोटा सा पुड़िया निकाला। महामंत्री जी, क्या आप जानते हैं यह क्या है? चंद्रशेखर ने पुड़िये को देखा और कहा, नहीं राजकुमार, यह एक विशेष प्रकार का जहर है। धीरज ने स्पष्ट किया, जो पीने वाले को सुस्त और कमजोर बना देता है पर मारता नहीं है, और हमें यह पुड़िया आपके कक्ष में मिली है। चंद्रशेखर के चेहरे का रंग उड़ गया। यह झूठ है, यह कोई प्रमाण नहीं है। इसके अलावा धीरज ने आगे कहा, हमें पता चला है कि आप और अंबरपुर के एक दूत के बीच युद्ध से कुछ दिन पहले एक गुप्त मुलाकात हुई थी। क्या आप इसका भी खंडन करेंगे? चंद्रशेखर ने चारों ओर देखा, मानो कोई भागने का रास्ता ढूंढ रहे हों। यह सब झूठ है, यह षड्यंत्र है। आप मुझे बदनाम करना चाहते हैं। नहीं महामंत्री जी, वीरेन ने आगे बढ़कर कहा, हम केवल सच्चाई जानना चाहते हैं और इसे साबित करने के लिए मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूँ। कैसा प्रस्ताव? चंद्रशेखर ने संदेह से पूछा। वीरेन ने मुस्कुराकर कहा, आइए हम दोनों शिकार पर चलें। अकेले, सिर्फ आप और मैं, जैसे मैं और मेरे पिता अक्सर जाते थे। चंद्रशेखर की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने पलक झपकी और फिर मजबूरी में मुस्कुराए। अवश्य महाराज, जैसा आप कहें। अगले दिन वीरेन और चंद्रशेखर शिकार के लिए निकले। उन्होंने सैनिकों और सेवकों को पीछे छोड़ दिया और अकेले ही घने जंगल में प्रवेश किया। वीरेन ने अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ते हुए कहा, महामंत्री जी, क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कितने महान योद्धा थे? चंद्रशेखर ने सिर हिलाया। हाँ महाराज, आपके पिता वास्तव में एक अद्वितीय योद्धा थे, फिर भी एक मामूली सैनिक ने उन्हें मार दिया। वीरेन ने आगे कहा, क्या यह अजीब नहीं लगता? चंद्रशेखर के चेहरे पर पसीना दिखने लगा। युद्ध में ऐसा हो सकता है महाराज,
कभी कभी सबसे महान योद्धा भी एक क्षण की असावधानी के कारण हार जाते हैं। वीरेन ने अपने घोड़े को रोका और चंद्रशेखर की ओर देखा, या फिर उन्हें धोखा दिया जाता है। चंद्रशेखर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जानता हूँ। चंद्रशेखर, वीरेन ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे पिता को विष दिया था, जिससे वे युद्ध में कमजोर पड़ गए, और फिर तुमने उन्हें उस सैनिक के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया। चंद्रशेखर का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखों में एक क्रूर चमक आई और वे जोर से हंसने लगे। क्या आप सोचते हैं कि मैं इतना मूर्ख हूँ? महाराज, मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आप और आपका छोटा भाई मेरे बारे में संदेह कर रहे हैं। वीरेन ने अपनी तलवार निकाली। तो तुम स्वीकार करते हो? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ। चंद्रशेखर ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, मैंने तुम्हारे पिता को विष दिया, उन्हें कमजोर किया, और फिर देखा कि कैसे वे एक मामूली सैनिक के हाथों मारे गए। क्यों? वीरेन ने पूछा। उनकी आंखों में क्रोध था। मेरे पिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? चंद्रशेखर ने एक क्रूर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्योंकि मैं चंद्रशेखर नहीं हूँ, मैं विजय सिंह हूँ, अंबरपुर के राजा दुर्ग सिंह का छोटा भाई। तुम्हारे पिता ने मेरे भाई के साथ एक ऐसी संधि की थी जिसने मुझे मेरे अधिकारों से वंचित कर दिया। मैंने सालों से इस बदले की योजना बनाई थी। वीरेन के चेहरे पर आश्चर्य का भाव आया। तुम विजय सिंह हो? हाँ, विजय सिंह ने जोर से कहा। और अब तुम भी अपने पिता के पास जाओगे? विजय सिंह ने अपनी तलवार से वीरेन पर हमला किया। वीरेन ने अपनी तलवार से उनके हमले को रोका और एक कदम पीछे हट गए। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हारे पिता मुझसे कहीं अधिक कुशल थे, विजय सिंह ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। और देखो, वे कहाँ हैं? और तुम भी उनके जैसे ही मूर्ख हो, अकेले शिकार पर आए। मृत्यु के मुंह में वीरेन मुस्कुराए, पर मैं अकेला नहीं हूँ। अचानक चारों ओर से सैनिक प्रकट हुए। सभी के हाथों में तलवारें थी। झाड़ियों से धीरज भी बाहर निकले। उनके चेहरे पर विजय का भाव था। तुमने मेरे पिता को धोखा दिया था, धीरज ने कहा, पर हम तुम्हें धोखा दे रहे हैं। हम पहले से ही जानते थे कि तुम कौन हो, और हमने यह जाल बिछाया था ताकि तुम अपना सच स्वीकार करो। विजय सिंह चारों ओर देखते हुए पीछे हटने लगे। नहीं, यह नहीं हो सकता, चारों ओर से घिरे हो विजय सिंह, वीरेन ने कहा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। विजय सिंह ने जल्दी से अपनी पीठ के पीछे छिपाए गए कटार को निकाला और वीरेन की ओर फेंक दिया। पर वीरेन ने चपलता से अपना सिर एक तरफ झुकाया और कटार उनके बगल से निकल गई। यह सब कुछ बदल नहीं देगा, विजय सिंह ने क्रोध से कहा। मेरा भाई अंबरपुर का राजा है, वह मुझे बचाने के लिए पूरी सेना भेज देगा। दुर्ग सिंह के पास अब कोई सेना नहीं है, धीरज ने शांति से कहा। जबकि तुम यहाँ अपना खेल खेल रहे थे, हमने अंबरपुर के व्यापारियों और लोगों से गुप्त संधि की है। उन्होंने अपने क्रूर राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। दुर्ग सिंह अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। विजय सिंह के चेहरे पर अविश्वास का भाव आया। यह झूठ है। नहीं, यह सच है, वीरेन ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा। और अब तुम्हें हमारे पिता की हत्या के लिए न्याय का सामना करना होगा। सैनिकों ने विजय सिंह को पकड़ लिया और उसे बांध दिया। उसे जंजीरों में जकड़कर राजमहल लाया गया, जहां उसे अधिकारियों के सामने पेश किया गया। सार्वजनिक न्यायालय में विजय सिंह ने अपने अपराध स्वीकार किए। कैसे उसने अपनी पहचान बदली, कैसे वह कसजोड़ में घुसा, कैसे उसने महाराज शौर्य सिंह का विश्वास जीता, और कैसे उसने अंततः उनकी हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। विजय सिंह को अपने अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया गया, पर वीरेन, जो अब एक न्यायप्रिय राजा थे, ने उसे क्षमा कर दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी। महाराज शौर्य सिंह की मृत्यु के 1 वर्ष बाद कसजोड़ राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई थी।
महाराज वीरेन ने अपने पिता के पदचिह्नों पर चलते हुए राज्य को सुदृढ़ और संपन्न बनाने का कार्य किया। उनके छोटे भाई धीरज अब राज्य के महामंत्री थे और अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे थे। एक शाम राजमहल के बगीचे में वीरेन और धीरज एक साथ बैठे थे, सूरज के डूबने का दृश्य देख रहे थे। पिताजी आज बहुत खुश होते, वीरेन ने धीरे से कहा, देखकर कि हमने राज्य को कैसे संभाला है। धीरज ने मुस्कुराकर अपने भाई की ओर देखा। हाँ भैया, वे निश्चित रूप से गर्व करते। वीरेन ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रखा। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बुद्धिमान हो धीरज। तुमने वह किया जो मैं कभी नहीं कर पाता। तुमने विजय सिंह के षड्यंत्र को पहचाना और उसे उसके ही जाल में फंसाया। धीरज ने विनम्रता से सिर झुकाया। भैया, मैंने केवल वही किया जो मेरा कर्तव्य था और मुझे आपका समर्थन मिला, जिसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तुम हमेशा से विनम्र रहे हो, वीरेन ने प्यार से कहा, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि किसी भी बल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। पिताजी सही थे, तुम वास्तव में विशेष हो। धीरज हंसे। और आप भी भैया, आप एक महान योद्धा हैं और अब एक महान राजा भी। हम दोनों ने अपने अपने रास्ते चुने हैं और दोनों ही राज्य की सेवा कर रहे हैं। इसी समय छोटे राजकुमार चंद्रमौली, जो अब 6 वर्ष के हो गए थे, दौड़ते हुए आए और अपने दोनों बड़े भाइयों के बीच बैठ गए। भैया, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? वीरेन ने चंद्रमौली को गोद में उठा लिया। हम बात कर रहे थे कि कैसे हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष गुण होता है। कोई ताकत से महान होता है तो कोई बुद्धि से, और मेरे विशेष गुण क्या है? चंद्रमौली ने उत्सुकता से पूछा। धीरज ने अपने छोटे भाई के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारे विशेष गुण? वो तो समय ही बताएगा छोटे भाई, पर मुझे लगता है कि तुम हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण होगे, विवेक और साहस, बुद्धि और ताकत। चंद्रमौली ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों भाइयों को गले लगा लिया। मैं तुम दोनों जैसा बनना चाहता हूँ। वीरेन और धीरज एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्होंने अपने छोटे भाई को प्यार से देखा, जिसमें भविष्य के एक महान राजा के बीज दिखाई दे रहे थे। समय बीतता गया। महाराज वीरेन और महामंत्री धीरज की जोड़ी इतनी सफल रही कि कसजोड़ आसपास के सभी राज्यों में सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया। लोग उनके न्याय और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे। महारानी वसुंधरा, जो अब अपने पति के शोक से उबर गई थी, अपने तीनों पुत्रों को देखकर गर्व से भर जाती थी। वे अक्सर कहती थी, शौर्य सिंह होते तो कितने प्रसन्न होते देखकर कि हमारे तीनों पुत्र अपने अपने तरीके से महान हैं। और धीरज हमेशा गर्व से जवाब देते, पिताजी हमेशा हमारे साथ हैं माँ। वे हमें देख रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वीरेन, धीरज और चंद्रमौली की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। 3 भाइयों की कहानी, जिन्होंने अपने अपने विशिष्ट गुणों से अपने राज्य और लोगों की सेवा की। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही, यह सिखाते हुए कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और करुणा में भी होती है। और इस प्रकार कसजोड़ राज्य में एक नए सुनहरे युग की शुरुआत हुई, एक ऐसे युग की जिसमें बुद्धि का बल तलवार की धार से कहीं अधिक तेज साबित हुआ। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची शक्ति का स्रोत हमेशा बाहरी बल नहीं होता। कभी कभी सबसे शक्तिशाली हथियार हमारा दिमाग होता है। धीरज, जो दिखने में कमजोर और नाजुक थे, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर न केवल अपने पिता के हत्यारे को पकड़ने में सफल रहे, बल्कि राज्य को भी नई ऊंचाइयों पर ले गए। यह कहानी यह भी सिखाती है कि हम सभी में कोई न कोई विशेष गुण होता है। हमें उसे पहचानना है और उसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना है। और अंत में यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे मूल्यवान शक्ति है प्रेम और एकता की शक्ति। वीरेन और धीरज ने
एक दूसरे के गुणों का सम्मान करते हुए और एक दूसरे का समर्थन करते हुए अपने राज्य को संपन्न और सुरक्षित बनाया। बुद्धि का बल, प्रेम का मार्ग और सत्य की जीत, यही इस कहानी का सार है। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। बैसाख की दोपहर थी। आसमान से सूरज आग बरसा रहा था। परशुराम अपने छप्पर वाले घर के आंगन में चारपाई पर लेटा हुआ पसीने से तरबतर था। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थी। कुत्ते भी छांव में जाकर जीभ लपलपाते हुए हाँफ रहे थे। भगवान जाने यह गर्मी कब खत्म होगी। परशुराम ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, इस साल तो हद ही हो गई है। पिछले साल से कम 5 डिग्री ज्यादा तापमान लग रहा है। उसके पड़ोसी रामू ने घर की छत से आवाज लगाई, अरे परशु भाई, तुम अभी तक यहीं हो? सुना है तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। लोग कहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो गर्मी से मरने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। परशुराम ने गहरी सांस ली। हाँ यार, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। गांव का कुआं भी सूखता जा रहा है। पता नहीं इस साल बारिश कब होगी। सच में, अगर जल्दी बारिश न हुई तो पूरा कुआं सूख जाएगा। फिर हम गांव वाले क्या करेंगे? 3 किलोमीटर दूर नदी से पानी लाना पड़ेगा, रामू ने चिंतित होकर कहा। परशुराम ने आसमान की ओर देखते हुए बोला, भगवान करे इस साल बारिश जल्दी हो जाए, वरना हम सब के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वह अपनी चारपाई से उठा और घर के अंदर चला गया। उसकी पत्नी शांति चूल्हे के सामने बैठी रोटियां बना रही थी। गर्मी के कारण चूल्हे से निकलता धुआं और गर्मी उसे बेहाल कर रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और साड़ी का पल्लू भीग चुका था। परशुराम ने दरवाजे से ही चिल्लाकर कहा, शांति, कितनी देर लगा रही हो? कब से देख रहा हूँ, सुबह से कर क्या रही हो? तुम्हें पता नहीं मुझे काम पर जाना है? शांति ने बिना मुड़े जवाब दिया। कितनी बार बताऊं कि पानी लाने में देर हो गई थी, कुएं पर लाइन लगी थी। तुम्हें क्या रोज रोज बताना पड़ेगा? खाना बनाने में इतना वक्त लगता है क्या? जल्दी से मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे अभी निकलना है। परशुराम का स्वर और तेज हो गया था। शांति अब उसकी ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ थकान के भी निशान थे। क्या कहा तुमने? पहले तो तुम आवाज नीचे करके बात करो। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुम कहाँ जा रहे हो और तुम क्या काम करते हो, यह भी मुझे अच्छे से पता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कब तक लोगों की बद्दुआ लोगे? कभी तो कोई ढंग का काम कर लिया करो। भगवान ने तुम्हें 4 हाथ पांव दिए हैं, फिर भी तुम उनका इस्तेमाल अच्छे कामों में नहीं करते। परशुराम ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। तुम खाना लगा रही हो या नहीं? घर में खाने को दाना नहीं है। कहाँ से खाना बनाऊं? पिछली बार 2 हफ्ते पहले तुमने मुझे जो पैसे दिए थे वह खत्म हो चुके हैं। शांति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। परशुराम का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। अरे शांति, तुम तो गुस्सा हो गई। तुम गुस्सा मत करो, मैं आज तो पैसे लाकर ही रहूंगा, तुम देख लेना। शांति ने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया। परशुराम उसके पास गया और बोला, और शांति, तुम क्या कह रही थी? मैं भले ही अपने हाथ पैर नहीं चलाता, लेकिन दिमाग तो चलाता हूं ना। भगवान ने मुझे इतना दिमाग दिया है और मैं उसका इस्तेमाल करके बहुत पैसे कमा लूंगा। तुम देखना, एक दिन तुम मुझ पर गर्व करोगी। एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा। शांति ने गुस्से और दुहक से भरी नजर से उसे देखा। तुम्हें तो यह बोलते हुए शर्म भी नहीं आती? तुम जो काम करने के लिए जा रहे हो ना, तुम उसमें कितने भी पैसे कमा लो, मुझे कभी तुम पर गर्व नहीं होगा। उसकी जगह कोई अच्छा काम करते, ईमानदारी का काम करते तो शायद मैं तुम पर गर्व करती। वह रोटियां बनाते हुए बोलती रही। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, यह काम छोड़ दो, कोई अच्छा सा काम देख लो, लेकिन तुम हो कि मानते ही नहीं।
तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जो तुम्हारे मन में आए वह करो, लेकिन खाना तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम पैसे लेकर आओगे। परशुराम ने एक गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। सूरज की तपती किरणों से बचने के लिए परशुराम ने सिर पर एक मोटा कपड़ा लपेट लिया था। गांव से थोड़ी दूर एक पुराने मंदिर के खंडहर थे। वहां पहुंचकर उसने अपनी झोले से एक गेरुआ वस्त्र, एक लंबी दाढ़ी और एक रुद्राक्ष की माला निकाली। कुछ ही देर में परशुराम की जगह एक लंबी दाढ़ी वाला, गेरुआ वस्त्र पहने, माथे पर भभूत लगाए हुए बाबा वहां खड़ा था। उसने अपने आसपास देखा। वहां एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी घनी छाया में वह जाकर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाने का नाटक करने लगा। हे भगवान, आज मेरा काम कर दे। उसने मन ही मन प्रार्थना की, मैं कल तेरे मंदिर आकर 2 नारियल चढ़ाऊंगा। बस आज कोई अच्छा शिकार मिल जाए। इतना कहते ही वहां से एक युवक गुजरता हुआ उसे दिखाई दिया। परशुराम ने अपनी आंखें थोड़ी खोली और देखा कि युवक अच्छे कपड़े पहने हुए था और उसके हाथ में एक महंगा मोबाइल फोन था। अरे सुनो बालक, जरा यहाँ तो आना, परशुराम ने एक गंभीर आवाज में कहा। युवक ने उसे देखा और फिर इधर-उधर देखा कि कोई और है क्या। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वह परशुराम के पास आया। बोलो बाबा, क्या बात है? तुमने मुझे क्यों बुलाया? युवक ने थोड़ी अनिच्छा से पूछा। परशुराम ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर लीं और गंभीर स्वर में बोला, तुम्हारे साथ थोड़ी देर में कुछ गलत होने वाला है। युवक ने आश्चर्य से उसे देखा। तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? मेरे साथ क्यों कुछ गलत होगा? और तुम यह कैसे कह सकते हो? परशुराम ने अपनी भौहें तनी और एक गुस्से भरी नजर युवक पर डाली। मूर्ख, तुम्हें हमारी बात बकवास लग रही है। हम अंतर्यामी हैं, हमें सब पता होता है। वह युवक के पास आया और उसके माथे को देखने लगा। तुम्हारे माथे की लकीरें साफ साफ कह रही हैं। मैं तुम्हारे माथे की लकीरें पढ़कर यह बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। आज तुम मरते मरते बचने वाले हो, तो संभाल कर रहना। युवक ने कुछ देर परशुराम को देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, मैं तुम जैसे ढोंगी और पाखंडी लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे भी मुझे इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं इन सब बातों को बिल्कुल नहीं मानता। मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यह पैसों के लिए कर रहे हो। इतना कहकर वह आदमी वहां से आगे चल दिया। परशुराम ने गुस्से से अपना सिर पीटा। अरे, यह तो पहला ही ग्राहक हाथ से निकल गया। क्या करूं, पता नहीं आज कोई और आएगा या नहीं। करीब 1 घंटे बाद वही युवक जिसका नाम अमर था अपने दोस्त के साथ उसी रास्ते से वापस लौट रहा था। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से एक मिट्टी का गमला खिड़की से नीचे गिरा। गमला अमर के सिर के बिल्कुल बगल से गुजरा और सड़क पर जाकर टूट गया। अमर का दोस्त उसे खींचकर सुरक्षित जगह पर ले गया। अमर, आज तू मरते मरते बचा है, वह हांफते हुए बोला। अगर यह मिट्टी का गमला तेरे सर पर गिर जाता तो आज तो तेरी खैर ही नहीं थी। तेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। आज तो तू बाल बाल बचा है मेरे भाई। अमर के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने गमले के टूटे हुए टुकड़ों को देखा और फिर ऊपर की खिड़की की ओर। वहां कोई नजर नहीं आया। अरे यार, मुझे अभी याद आया, अमर ने अपनी कंपकंपाती आवाज में कहा। आज मुझे सुबह एक बाबा मिला था। उसने मुझे ऐसा ही कुछ बताया था कि मेरे साथ आज कुछ होने वाला है और मैं मरते मरते बचने वाला हूँ। मैंने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया और उनको उल्टा सीधा बोलकर आ गया। मुझे लगा कोई ढोंगी है, पैसे निकलवाने के लिए ऐसी ही बातें कर रहा है। यार, इसका मतलब वह कोई ढोंगी बाबा नहीं था। उसके दोस्त ने हैरानी से कहा। वह जो भी बोल रहा था सच बोल रहा था। यह तो कमाल हो गया। अमर ने अपने माथे पर हाथ फेरा। हाँ यार, वह सच ही बोल रहा था। मैंने उसे कितना बुरा भला कहा।
अब मुझे उसके पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। हाँ, तुम एक काम करो, उसके पास जाकर माफी मांग लो, दोस्त ने सलाह दी। नहीं तो फिर से तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर उनसे माफी मांगता हूँ। अमर दौड़ता हुआ परशुराम के पास पहुंचा। परशुराम अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा था, आंखें बंद किए हुए। अमर ने उसके पैर छूकर प्रणाम किया। बाबाजी, मुझे माफ कर दीजिए। अमर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप सच ही कह रहे थे। आज तो मैं मरते मरते बचा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। परशुराम ने धीरे से आंखें खोली। उसने अमर के डरे हुए चेहरे को देखा और अपने मन में मुस्कुराया, ईश्वर ने मेरी सुन ली। अब बस इससे कुछ पैसे निकल जाए तो मजा आ जाए। बेटा, तुम्हारे भाग्य में कुछ समय के लिए संकट था, लेकिन अब वह संकट टल गया है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है। परशुराम ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यह लीजिए बाबाजी, कुछ पैसे रख लीजिए। अमर ने अपने बटुए से कुछ नोट निकालकर परशुराम के सामने रख दिए। यह मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, क्योंकि आज आपकी वजह से ही मेरी जान बची है। परशुराम ने झटपट पैसे अपनी झोली में डाल लिए। तुम्हारा कल्याण हो बेटा, जाओ, अब तुम सुरक्षित हो। अमर ने एक बार फिर से प्रणाम किया और वहां से चला गया। जैसे ही अमर दृष्टि से ओझल हुआ, परशुराम के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई। तभी पेड़ के पीछे से एक आदमी निकला। अरे परशु, वह गमला तो गलती से उसके ज्यादा ही करीब गिर गया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो थोड़ा दूर गिराना चाहता था। अगर थोड़ी चूक और हो जाती तो सच में ही उसका राम नाम सत्य हो जाता। परशुराम ने गुस्से से उसे देखा। राजू, तुम तो गधे के गधे ही रहोगे। तुमसे जितना बोला है उतना किया करो, अपना दिमाग मत चलाया करो। तुम कभी भी अपना काम ठीक से नहीं करते। इस बार तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। राजू ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। माफ कर दे यार, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं बहुत संभाल के काम करूंगा। इस बार जाने दे। परशुराम ने उसे माफ कर दिया, लेकिन चेताया, अच्छा चल ठीक है, जा पेड़ के पीछे जाकर छुप जा। कोई बकरा आता ही होगा। सूरज ढलने लगा था। शाम की हल्की हल्की हवा चलने लगी थी। परशुराम पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद किए माला जपने का नाटक कर रहा था। तभी वहां एक मध्यम वर्गीय आदमी आया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। बाबा प्रणाम, उसने हाथ जोड़कर कहा। परशुराम ने धीरे से आंखें खोली और उस आदमी को देखा। उसने अंदाजा लगाया कि यह आदमी निश्चित रूप से किसी परेशानी में है और परेशान आदमी ही उसका सबसे अच्छा ग्राहक हो सकता है। आओ बेटा आओ। परशुराम ने उसे पास बैठने का इशारा किया। क्या परेशानी है तुम्हें? तुम्हारे चेहरे से ही झलक रही है चिंता। आदमी ने गहरी सांस ली और बोला, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। मैं कुछ भी काम करता हूँ उसका उल्टा ही हो जाता है। मेरा काम बिल्कुल बंद पड़ा है। बाबा कुछ उपाय बताइए। मैं इन सब कठिनाइयों से बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इन सब से कैसे बाहर निकल सकता हूँ? कुछ उपाय बताइए बाबा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। परशुराम ने अपने हाथों से उस आदमी के माथे को छुआ और आंखें बंद करके कुछ देर तक मौन रहा। फिर उसने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोला, बालक मैं साफ साफ देख सकता हूँ। तुम्हारी माथे की लकीरें बता रही हैं कि अब तुम्हारे बुरे दिन जाने वाले हैं। तुम्हारे जीवन से सारी कठिनाइयां अब दूर हो जाएंगी और तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तुम्हारे पास सब कुछ होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, उतना मिलने वाला है। तुम खुशी से झूम उठोगे। तुम्हारे ऊपर परमात्मा की बड़ी कृपा होने वाली है। आदमी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। सच कह रहे हैं बाबा,
आपने यह बात कहकर तो मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी तो सारी चिंता ही मिट गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परशुराम ने अपना चेहरा गंभीर बना लिया और धीमी आवाज में बोला, लेकिन क्या बाबा? आदमी ने चिंतित होकर पूछा। लेकिन तुम्हारे माथे की लकीरें यह भी बता रही हैं कि आज तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वह सब चोरी होने वाले हैं, तो तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। आदमी का चेहरा फिर से उतर गया। नहीं बाबा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कृपा करके कुछ उपाय बताइए। परशुराम ने आदमी के हाथ को अपने हाथों में लिया और अत्यंत गंभीरता से बोला, बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा धन सलामत रहे तो तुम्हें उन पैसों में से आधे पैसों का दान करना होगा। अगर तुम मुझे आधे पैसे दे दो तो तुम्हारे पैसे चोरी नहीं होंगे। अगर तुमने आज दान नहीं किया तो चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे साथ चोरी होकर रहेगी। परशुराम ने आदमी को डराते हुए कहा, इससे अच्छा है कि तुम आधे पैसे दान कर दो। तुम्हारे आधे पैसे तो बच ही जाएंगे और तुम्हें इसका पुण्य भी मिलेगा। अगर तुम्हें हम पर बस भरोसा नहीं है तो आजमा कर देख लो। थोड़ी देर में तुम्हारे सारे पैसे चोरी हो जाएंगे और तुम मेरे पास रोते रोते आओगे। आदमी सोच में पड़ गया। उसने अपना बटुआ निकाला और उसमें से पैसे गिनने लगा। यह मेरी 1 महीने की कमाई है बाबा। इसमें से आधे पैसे। उसने फिर से सोचा, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इन बाबा की बात सच निकल गई तो मेरे सारे के सारे पैसे चोरी हो जाएंगे। फिर मैं पछता कर क्या करूंगा? मेरे हाथ तो कुछ नहीं बचेगा। इससे अच्छा है कि आधे पैसे मैं इन बाबा को दे देता हूँ। मेरे आधे पैसे तो बच जाएंगे। यह लीजिए बाबा। आदमी ने आधे पैसे परशुराम के सामने रख दिए। अब तो मेरे पैसे सलामत रहेंगे ना? अब तो मेरे पैसे कोई चुराएगा नहीं ना? परशुराम ने पैसे उठाकर अपनी झोली में रख लिए और आदमी के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, अब तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। अब तुम्हारे पैसे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। आदमी ने प्रणाम किया और वहां से चला गया। जैसे ही वह आदमी दृष्टि से ओझल हुआ, परशुराम खिलखिलाकर हंसने लगा। वाह, आज तो कमाल हो गया। इतने सारे पैसे। शांति आज खुश हो जाएगी। पेड़ के पीछे से राजू निकला और बोला, अरे परशु, इतने सारे पैसे। आज तो तेरी लॉटरी लग गई। हाँ राजू, परशुराम ने पैसों को गिनते हुए कहा, आज तो बहुत अच्छा दिन है। चल, आज का काम तो हो गया। अब घर चलते हैं। दोनों वहां से घर की ओर चल दिए। परशुराम अपना बाबा वाला वेश उतारकर सामान्य कपड़े पहन चुका था। जब परशुराम और राजू गांव की सीमा पर पहुंचे तो अचानक 2 आदमी पीछे से आए और परशुराम के हाथों से पैसों की थैली छीन ली। अरे कौन है? परशुराम चिल्लाया। पकड़ो इन्हें, चोर चोर। परशुराम और राजू दोनों उन चोरों के पीछे भागे, लेकिन वे अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। परशुराम हांफते हुए रुक गया। हे भगवान, आज तो सारी मेहनत पानी में गई। शांति के पास क्या मुंह लेकर जाऊंगा? वह तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। वह एक पत्थर पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। राजू भी उसके पास आकर बैठ गया। परशु भाई, क्या हम पुलिस में रिपोर्ट करें? राजू ने पूछा। पागल है क्या? परशुराम ने गुस्से से कहा। पुलिस को बताएंगे कि पैसे कहाँ से आए थे? क्या बताएंगे कि लोगों को धोखा देकर पैसे ऐंठे थे? नहीं, पुलिस की तो कोई जरूरत नहीं है। राजू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं परशु भाई, कल फिर से कमा लेंगे। आज की रात तुम मेरे घर पर रह जाओ। परशुराम ने मना कर दिया। नहीं राजू, मुझे घर जाना होगा। देखते हैं क्या होता है। वह उठा और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो शांति दरवाजे पर खड़ी थी। उसने परशुराम के हाथों में कोई थैली न देखकर तुरंत अंदाजा लगा लिया। आ गए तुम? आज किसको लूट कर आ रहे हो? शांति ने तंज कसते हुए पूछा। परशुराम सिर झुकाए खड़ा रहा। शांति, वह मेरे पैसे चोरी हो गए। क्या?
शांति ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पैसे चोरी हो गए? कैसे? परशुराम ने पूरी घटना बता दी। शांति ने सब सुना और फिर गहरी सांस ली। देखा, मैं आपको कितना कहती थी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। शांति ने कहा, आपके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। भगवान आप जैसे लोगों का कभी साथ नहीं देते। अब आपको पता चला, कर्मों की सजा एक दिन जरूर मिलती है। आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। अगर बुरे कर्म करोगे तो उसकी सजा जरूर मिलकर रहेगी। आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वह आपके कर्मों का ही नतीजा है। परशुराम के आंखों में आंसू आ गए। वह शांति के पैरों में गिर पड़ा। हाँ शांति, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो शांति। मेरी मदद करो। इस बार मेरी मदद कर दो शांति। मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं कसम खाता हूं। मैं वादा करता हूं शांति। आज के बाद मैं ईमानदारी का काम करूंगा। मैं तुम्हें किसी बात की कोई शिकायत नहीं होने दूंगा। लेकिन इस बार आखिरी बार मेरी सहायता कर दो। शांति ने उसे उठाया और कहा, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आपने किया है तो आप ही देखो। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अब जो होगा वह देखा जाएगा। अगले दिन परशुराम फिर से बरगद के पेड़ के नीचे बाबा का वेश धारण करके बैठा था। वह बहुत चिंतित था, क्योंकि आज उसे किसी भी हाल में पैसे कमाने थे, वरना घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तभी उसे दूर से वही आदमी आता दिखाई दिया जिसने कल उसे आधे पैसे दिए थे। वह तेज कदमों से सीधा परशुराम की ओर आ रहा था। परशुराम घबरा गया। कहीं यह मुझे पहचान तो नहीं गया? अगर इसने मुझे पहचान लिया तो मुसीबत हो जाएगी। आदमी परशुराम के पास आ गया और बोला, अरे भाई, तुमने किसी बाबा को देखा है जो रोज यहाँ आकर बैठते थे? आज वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अब तक आए नहीं क्या? परशुराम ने सोचा कि इस आदमी ने उसे नहीं पहचाना है। उसने सोचा कि अगर वह खुद को बाबा बताता है तो यह आदमी उससे अपने पैसे मांगेगा। पर अगर वह कहे कि वह बाबा नहीं है तो शायद यह आदमी चला जाए। परशुराम ने जल्दी से फैसला किया, अरे भाई, मैं ही वह बाबा हूँ। परशुराम ने कहा, यह सोचकर कि शायद वह आदमी उसके पास और पैसे लेकर आया होगा। क्या? आदमी ने आश्चर्य से कहा, तुम बाबा हो? इसका मतलब मेरे गहने तुम्हारे पास हैं। परशुराम अब चौंक गया। गहने? कौन से गहने? मैं समझा नहीं। तभी परशुराम को ध्यान आया कि वह आदमी दूसरा आदमी है जिसे वह नहीं जानता। उसने गलती कर दी थी। यह आदमी तो किसी और बाबा के बारे में पूछ रहा था। अरे तुम पहचान गए? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम ही वह बाबा हो जिन्होंने कल मुझसे कहा था कि मेरे बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। और फिर तुमने मुझे डरा धमका कर मेरे आधे पैसे ले लिए थे। परशुराम ने इनकार किया, नहीं भाई, मैं तुम्हें पहचानता नहीं। तुम गलत आदमी के पास आ गए हो। मैं गलत नहीं हूँ। आदमी ने अपना बटुआ निकालते हुए दिखाया, देखो मेरा बटुआ चोरी हो गया। तुमने कहा था कि अगर मैं तुम्हें आधे पैसे दे दूंगा तो बाकी पैसे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन तुमने झूठ बोला। मेरे पैसे भी चोरी हो गए। परशुराम ने अपना चेहरा बनावटी क्रोध से लाल कर लिया और बोला, मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अब निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। आदमी ने गुस्से से मुट्ठी तान ली। झूठे पाखंडी बाबा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। वह आदमी वहां से चला गया। परशुराम ने राहत की सांस ली, बच गया। वह अब अपने पैसे वापस लेने भी नहीं आएगा। तभी पेड़ के पीछे से राजू निकला और बोला, अरे परशु के बच्चे, बाहर निकल। तुम्हें क्या जरूरत थी उस आदमी का बटुआ चुराने की? मैंने उससे आधे पैसे लिए थे ना।
तू मेरे पीठ पीछे यह भी सब काम करने लग गया? परशुराम ने आश्चर्य से राजू को देखा। क्या मतलब? मैंने तो उसका बटुआ नहीं चुराया। अगर मैंने तुम्हें पैसे चुराने के लिए बोला ही नहीं तो तुमने उसके पैसे क्यों चुराए? राजू ने परशुराम के कॉलर पकड़ लिया। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है, जितना कहा है उतना ही काम किया करो, अपने मन से मत किया करो। तुम्हारी वजह से आज मैं बहुत बुरी तरह से फंसता फंसता बचा हूँ। वह तो अच्छा हुआ कि मैंने उसे किसी बहाने से यहाँ से भेज दिया और उसे पहचानने से मना कर दिया। तुम तो किसी दिन मुझे बुरी तरह से पिटवा कर रहोगे। परशुराम हक्का बक्का रह गया। अरे राजू भाई, मैंने कोई चोरी नहीं की। कल तो मैं यही नींद आने की वजह से सो गया था। मुझे तो कुछ भी पता नहीं। तुम किस आदमी की बात कर रहे हो और उस आदमी से पैसे लिए या न लिए मुझे वह भी नहीं पता। राजू ने परशुराम का गिरेबान छोड़ दिया और उसे घूरने लगा। राजू, सच सच बोल। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तूने ही वह पैसे चुराए होंगे। अरे परशु भाई, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने सचमुच उस आदमी के पैसे नहीं चुराए। परशुराम सोच में पड़ गया। अरे यह तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इधर मैंने बस उसको ऐसे ही कह दिया था, मुझे क्या पता था कि सच में ही उसके पैसे चोरी हो जाएंगे। यानी कि वह आदमी सच कह रहा था। तभी वहां से एक आदमी गुजरा जो परशुराम को देखकर रुक गया। अरे भाई, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? उसने परशुराम से पूछा। परशुराम ने गुस्से से कहा, तुम्हें उससे मतलब? तुम अपना काम करो ना, जान ना पहचान। तुम्हें क्या जरूरत है किसी के फटे में टांग अड़ाने की? मैं मेरा देख लूंगा। आदमी ने माफी मांगी। अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही तुम्हें परेशान देखकर पूछ लिया था। परशुराम ने शर्मिंदा होकर कहा, माफ करना भाई, मैं ज्यादा गुस्से में था। दरअसल मैं बहुत ज्यादा परेशानी में था, इसलिए तुमसे ऐसी बात कर ली। मैं माफी चाहता हूँ। अरे भाई, कोई बात नहीं। आदमी ने परशुराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। परशुराम ने पूरी कहानी उस आदमी को बता दी, कैसे वह बाबा बनकर लोगों को धोखा देता है, कैसे उसने कल एक आदमी से पैसे लिए थे और कैसे उसके अपने पैसे भी चोरी हो गए थे। अरे मुझे लगता है तुम उस ढोंगी पाखंडी परशु की बात कर रहे हो। आदमी ने आश्चर्य से कहा, वह तो एक नंबर का बदमाश है, लोगों को इसी तरह से ठगता है। लगता है तुम भी उसके जाल में फंस गए। परशुराम चौंक गया। इस आदमी को उसके बारे में पता था, लेकिन उसने उसे पहचाना नहीं था। उसने सोचा कि इसे बताना ही बेहतर होगा। भाई, वह ढोंगी परशु मैं ही हूँ। परशुराम ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बदनाम हो चुका हूँ। अब मुझे इस काम से तौबा है। मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। आदमी ने परशुराम को ध्यान से देखा। अरे तुम ही हो वह? तुम्हारी वजह से कितने लोगों को धोखा हुआ है। कल ही एक आदमी मेरे पास आया था। उसने बताया कि तुमने उसे धोखा देकर आधे पैसे ले लिए। परशुराम ने अपने घुटनों पर हाथ रखकर कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ भाई, मुझे माफ कर दो। मैं उससे माफी मांगूंगा और उसके पैसे वापस कर दूंगा। क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो? आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम दोनों मिलकर उस आदमी को ढूंढेंगे और तुम उससे माफी मांग लेना। परशुराम और वह आदमी, जिसका नाम सुरेश था, गांव में उस आदमी को ढूंढने निकले जिसे परशुराम ने ठगा था। कुछ पूछताछ के बाद वे उसके घर पहुंच गए। जब परशुराम ने उस आदमी के घर का दरवाजा खटखटाया तो वह आदमी सामने आया। उसने परशुराम को देखते ही पहचान लिया। तुम? वह चौंका। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? परशुराम ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हारे पैसे लिए और तुम्हें झूठा आश्वासन दिया कि तुम्हारे बाकी पैसे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे सारे पैसे भी चोरी हो गए। मैं आज यहाँ आया हूँ तुमसे माफी मांगने और तुम्हारे पैसे लौटाने।
परशुराम ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले जो उसने शांति से उधार लिए थे। यह लो तुम्हारे पैसे, मुझे माफ कर दो। आदमी ने पैसे लिए और परशुराम को देखा। तुमने मुझे धोखा दिया था, लेकिन तुम आज सच्चाई के साथ आए हो और माफी मांग रहे हो। इसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तभी वहां पर एक और आदमी आया। परशुराम ने उसे देखकर चौंक गया। वह वही आदमी था जिसने सुबह उसे परेशान किया था और जिसका बटुआ चोरी हुआ था। अरे तुम भी यहाँ हो? परशुराम ने पूछा। हाँ, मैं और सुरेश दोनों मिलकर तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे, वह आदमी बोला। इसलिए हमने यह सब नाटक किया। परशुराम हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? सुरेश मुस्कुराया। हमने तुम्हें सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई थी। हमें पता था कि तुम बाबा बनकर लोगों को ठगते हो, इसलिए पहले मैंने तुम्हारे पास आकर गहनों की कहानी बनाई और तुम्हें फंसाया, और फिर जब तुम उन गहनों को लेकर जा रहे थे तो हमारे ही दो दोस्तों ने तुम्हारे पैसे छीन लिए। असल में उस पोटली में कोई गहने नहीं थे, बस कुछ बेकार के पत्थर थे। परशुराम का मुंह खुला का खुला रह गया। तो वे चोर? हाँ, वे हमारे ही आदमी थे। दूसरा आदमी, जिसका नाम रमेश था, ने कहा। और मेरा बटुआ भी कोई चोरी नहीं हुआ था। हमने ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। हमें पता था कि अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा तो शायद तुम अपनी गलती समझोगे। परशुराम फूट फूट कर रोने लगा। मैं क्या कहूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से लोगों को इतनी परेशानी होती है। मैंने शांति को भी बहुत दुख दिया है। अब मैं ये सब छोड़ दूंगा। मैं ईमानदारी से काम करूंगा। सुरेश ने परशुराम के कंधे पर हाथ रखा। देखो परशु, सब लोग गलतियां करते हैं, लेकिन असली इंसान वह है जो अपनी गलतियों को पहचाने और उन्हें सुधारने की कोशिश करे। तुमने आज जो किया वह अच्छा है। अब तुम इस रास्ते से हट जाओ और अच्छे काम करो। रमेश ने भी कहा। हाँ परशु, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मेरी दुकान पर काम है, तुम वहां काम कर सकते हो। ईमानदारी से काम करोगे तो अच्छी कमाई भी होगी। परशुराम की आंखों में आंसू थे। सच में? तुम मुझे नौकरी दोगे? मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। अगले दिन परशुराम घर से निकला, लेकिन इस बार बाबा बनने के लिए नहीं, बल्कि रमेश की दुकान पर काम करने के लिए। शांति ने उसे दरवाजे पर रोका और पूछा, क्या सच में तुम अब ईमानदारी से काम करोगे या फिर से वही ढोंग? परशुराम ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, नहीं शांति, अब कभी नहीं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने देख लिया कि धोखा देकर कमाए पैसे कितनी जल्दी छिन जाते हैं। अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा और तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। शांति की आंखों में खुशी के आंसू थे। सच में परशु, तुम सच कह रहे हो? हाँ शांति, यह मेरा वादा है। अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। परशुराम रमेश की कपड़े की दुकान पर पहुंचा और काम करने लगा। पहले दिन की मेहनत के बाद जब रमेश ने उसे पैसे दिए तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। ये पैसे उसने अपने पसीने से कमाए थे, किसी को धोखा देकर नहीं। इस पैसे में एक अलग ही सुकून था। शाम को जब वह घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। शांति ने उसे देखा और मुस्कुराई। कैसा रहा आज का दिन? शांति ने पूछा। बहुत अच्छा। परशुराम ने अपनी कमाई के पैसे शांति को देते हुए कहा, ये लो आज की कमाई। ये पैसे मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं। इनमें किसी की गालियां या आंसू नहीं है। शांति ने पैसे लिए और परशुराम को गले लगा लिया। मुझे तुम पर गर्व है परशु, तुमने सही रास्ता चुना है। उस रात परशुराम ने बहुत आराम से सोया। उसके मन पर कोई बोझ नहीं था, कोई डर नहीं था। वह जानता था कि अब उसका जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। गांव में धीरे धीरे सभी को पता चल गया कि परशुराम अब बदल गया है। जो लोग पहले उससे नफरत करते थे वे भी अब उसका सम्मान करने लगे। परशुराम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सभी का दिल जीत लिया।
एक दिन जब वह दुकान से लौट रहा था तो उसे बरगद के पेड़ के पास एक असली साधु बैठे दिखाई दिए। परशुराम ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, बाबा, मैंने बहुत बुरे कर्म किए हैं, क्या मुझे माफी मिलेगी? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जीवन में हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखता है और सुधार लेता है वही सच्चा इंसान है। तुमने अपनी गलतियों को पहचाना और सुधार लिया है, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। परशुराम ने साधु के चरण स्पर्श किए और घर की ओर चल दिया। आसमान में काले बादल छाए थे, मानसून की पहली बूंदें गिरने लगी थी। यह बरसात सिर्फ धरती की प्यास ही नहीं बुझाने वाली थी, बल्कि परशुराम के जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी। ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के मार्ग पर चलने का अध्याय। दोस्तों, उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।